सॉरी, लास्ट क्लास में कहाँ तक कंप्लीट किया तो कुछ बताएंगे आप लोग? ये हो गया था ना डिस्टिंक्शन बिटवीन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। आई थिंक ये भी मैंने करवा दिया था शायद। अरिजीत एक बार कंफर्म करेगा भाई कहाँ तक हुआ था? बोलो बोलो। ये सल्फाइड का अपन ने कर लिया था ना टेस्ट, सल्फाइड का हो गया था। ओके, यहाँ से आई थिंक करना है शायद। चलिए तो इससे स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। लास्ट क्लास का जो लास्ट पॉइंट आई थिंक मैंने बेरियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन, ये वाला पोर्शन आप शायद सेंड नहीं किया। ये वाला पोर्शन मैं सेंड नहीं किया हूँ आपको। अच्छा, मैंने बोला था कल तो बोले थे एक ही बार कंप्लीट करा के करने के लिए ना। चलिए तो टेस्ट विद BaCl2 और CaCl2 में अपने 2 पॉइंट देखा था कि भाई बेरियम सल्फेट बनेगा व्हाइट PPT, किसमें सॉल्युबल होगा? डाइल्यूट HCl में, क्योंकि बेरियम क्लोराइड मिलता है। बट अगर मान लो कि कहीं पे ये कैल्शियम सल्फेट बन रहा है तो ये भी व्हाइट PPT था, ये सॉल्युबल कहाँ होगा? डाइल्यूट HNO3 में, है ना। क्योंकि कैल्शियम जो क्लोराइड का फॉर्मेट था ना, उसके लिए कुछ लॉजिक अपन अलग बोलते हैं। अब बेरियम सल्फेट में एक पॉइंट और अपन ने डिस्कस किया था कि अगर कहीं पे नॉर्मल ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ अगर ये कंबाइन कर रहा होगा, है ना, तो ये खुद से कन्वर्ट हो जाता है हैवी व्हाइट PPT में, बेरियम सल्फेट में। बट अगर आपको इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करवाना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड ऐड कर देते हैं, फास्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H2O2 या ऐड करोगे, या फिर ब्रोमीन वाटर, या फिर कंसंट्रेटेड HNO3। अब आज का क्लास में अपन यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं कि बेरियम सल्फेट जो होता है ना भाई, वो किसी भी एसिड और बेस में रूम टेम्परेचर पे इनसॉल्युबल रहेगा। बट अगर मान लीजिए कि कहीं पे आपने हॉट और कंसंट्रेटेड एसिड ले लिया है ना, तो हॉट और कंसंट्रेटेड एसिड के केस में क्या होगा भाई, ये कंपाउंड को 2 पार्ट में ब्रेक कर देगा, आयंस फ्री हो गए, है ना। और आयन फ्री होने से बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बन जाएगा, है ना। तो हाई टेम्परेचर पे बेरियम सल्फेट जो होता है ना, वो भाई सॉल्युबल हो जाता है। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे ये सॉल्युबल नहीं होता। तो ये अपना लास्ट पॉइंट था। इसके आगे आज अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है अपना टेस्ट विथ लेड नाइट्रेट, है ना। अब लेड नाइट्रेट के साथ टेस्ट का लॉजिक क्या होता है कि अगर मान लो कि आप कहीं सल्फाइड आयन लेके चलते हो और लेड नाइट्रेट आपने लिया है, तो क्या बनाएगा भाई? लेड सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा, है ना। और सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी के लिए अपने लास्ट क्लास में जो पॉइंट देखा था उसमें ये सॉल्युबल नहीं था, तो ये व्हाइट PPT बनाता है ना। अब ये जो व्हाइट PPT है ये किसके सॉल्यूशन में सॉल्युबल होगा? तो लेड का नेचर क्या होता था भाई? एम्फोटेरिक। वो फंडा हर जगह काम आएगा, है ना, जो अपने लॉजिक सीखा है लास्ट क्लास में। लेड इज एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक मेटल का ना अगर हम कोई भी बेस के साथ रिएक्शन करवा दें जो बेसिक कंपाउंड है, उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा भाई? सॉल्युबल हो जाएगा, है ना। और अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनाएगा भाई? लेड नाइट्रेट, ऑल नाइट्रेट सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल। ये लॉजिक अपन फॉलो कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखना है, समझना है कि अपन ने जब बेरियम सल्फाइड बनाया था ना, BaSO3, तो उसमें अपन ने हैवी व्हाइट PPT की बात की थी। बट लेड सल्फाइड के केस में ना ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। हमें यहाँ पे बॉयल करना पड़ेगा सॉल्यूशन को। अगर आप बॉयल नहीं करोगे देन ये सल्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा। बेरियम सल्फाइड क्या था कि वो नॉर्मल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी सल्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इन दोनों रिएक्शन में ना बस ये टेम्परेचर का डिफरेंस लेके चलना है ना। कि बेरियम जो था वो थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव होता है विद रिस्पेक्ट टू PB, है ना। उसमें हम अगर मान लो कि नॉर्मल कंडीशन में ही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी शो कर लेगा। बट लेड जो है ना, लेड उससे लेस रिएक्टिव था, तो हम क्या बोलेंगे भाई? यहाँ पे अपने को बॉयल करना पड़ता है। मेरा वॉइस क्लियर है? चलिए, हाँ सर।
देन नेक्स्ट टेस्ट है अपना टेस्ट विथ AgNO3। इससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है भाई, है ना। और इसके बाद जितने भी टेस्ट अपन करेंगे ना, उन सब में इसी टाइप का रिएक्शन आने वाला है, कॉमन टाइप का रिएक्शन। तो एक ही बार में इस लॉजिक को समझिएगा कि अगर मैं सल्फाइड का रिएक्शन ना AgNO3 के साथ करवाता हूँ तो ये सिल्वर का एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि पहले स्टेप में ना अपने को कोई भी विजुअल एक्शन नहीं दिखा, है ना, नो विजुअल एक्शन। तो अगर मान लीजिए कि कुछ भी अगर आपको चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा होगा तो हम इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अपन ने क्या किया कि इसमें एक्सेस ऑफ AgNO3 ऐड कर देते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में लिमिटेड सप्लाई ऑफ AgNO3 ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, बट आप बहुत ज्यादा AgNO3 इसमें ऐड कर दोगे ना तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है ना। और प्रेसिपिटेट बनाने के बाद अपने को एक विजुअल एक्शन दिखेगा। अब इस पीपीटी में हम क्या क्या ऐड करें, ये पीपीटी किस किस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी शो करेगा। तो अगर आप यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 लोगे ना तो क्या बनाएगा AgNO3, ऑल नाइट्रेट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। एंड अपन ने पहले भी ये पॉइंट देखा है कि अमोनिया सॉल्यूशन में ना ये एक अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बना लेता था, ठीक है। तो अमोनिया कॉम्प्लेक्स में भी ये सॉल्युबल हो जाएगा। अब इसी व्हाइट पीपीटी में ना अगर एक्सेस ऑफ सोडियम सल्फाइड अगर ऐड करते हो, है ना, तो ये क्या करेगा, फिर से इसको सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इन दोनों सॉल्यूशन से अगर मेरे को कहीं पे सिल्वर एक्सट्रैक्ट करना है या सिल्वर या सल्फेट आयन के फॉर्म में हमें दिखाना है भाई कि क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, तो हम इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का एक्वस सस्पेंशन कराते हैं। तो जब अपन इसका एक्वस सस्पेंशन कराएंगे ना, हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Ag मेटालिक ब्लैक, सल्फेट आयन मिलता है अपने को, है ना। SO3 जब भी सॉल्युबल होगा सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा भाई। एंड साथ में H+ रिलीज होता है ना। इस वाले पॉइंट पे हमें थोड़ा सा फोकस करना है कि H+ का फॉर्मेशन हो रहा है। बट अगर मान लो कि आपने Na2H2O3 डाला है ना, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, इससे भी सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है। बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा बॉयल करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलता है ना वो SO2 मिलता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है भाई कि अगर मान लो कि कहीं पे सल्फाइड का AgNO3 के साथ हम टेस्ट करवा रहे हैं, एक पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन या लैंग्वेज वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है भाई कि अगर हम इसका एक्वस सस्पेंशन कराते हैं तो क्या रिलीज होगा। तो अपन बोलेंगे भाई एसिडिक सॉल्यूशन बनता है, H2 रिलीज होने की टेंडेंसी रहेगा, है ना। और अगर मान लो कि कहीं पे हम बॉयल अगर कर देते हैं सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को हीट करके, तो इससे जो हमारा कंपाउंड मिलेगा ना वो SO2 गैस मिलता है। तो ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस करना रहता है अपने को कि सिल्वर के साथ रिएक्शन में सल्फाइड, यही दो क्वेश्चन बनाते हैं जनरली। अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछना रहे ना तो वो यहीं से पूछेगा आपसे। खास करके ये वाला फंडा याद रखना कि SO2 गैस रिलीज होता है ना। तो मैंने नोट में इसी स्टेटमेंट को लिखा है कि इनिशियली नो विजुअल चेंज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, बट ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ AgNO3 व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ Ag2SO3 इज फॉर्म्ड। तो जो मैंने लैंग्वेज अभी एक्सप्लेन किया ना आपको इस रिएक्शन में, उसी लैंग्वेज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। AgNO3 के साथ जो रिएक्शन है ये इन जनरली पूछा जाता है, इस पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है रिडॉक्स टेस्ट। तो रिडॉक्स टेस्ट में क्या होगा कि भाई SO3-2 ऑलवेज SO2 गैस रिलीज करता था, और इस SO2 का अगर हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिख रहा है अपने को, +4, है ना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, सल्फर के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज कंपाउंड +4 से +6 में कन्वर्ट होगा। तो कोई भी अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर दिख जाए, है ना, और SO2 का रिएक्शन रहे, हम प्रोडक्ट क्या बनाते हैं भाई, सल्फेट बनाते हैं। बट अगर मान लो कि इसी कंपाउंड का रिएक्शन ना आप रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करवा दो, ये +4 है, कोई भी ऐसा एलिमेंट ले लिया जिसका सेंट्रल एटम अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो इससे हमारा प्रोडक्ट क्या मिलता है, सल्फर मिल जाता है। ये 0 वाला फंडा बनेगा, है ना, सल्फर बनेगा 0। ये पॉइंट बहुत जगह काम आएंगे ब्लॉक केमिस्ट्री में भी कि भाई अगर SO2 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहे, तो ये ऑलवेज सल्फेट बनाता है +6 वाला कंपाउंड। बट अगर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या दिखेगा, सल्फर दिखेगा, 0 वाला कंपाउंड दिखेगा।
अब अगर SO2 का ना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एक ही यूज करते हैं पूरे सॉल्ट में, है ना, वो है भाई नेसेंट हाइड्रोजन। तो कहीं पे अगर नेसेंट हाइड्रोजन अगर दिख रहा होगा ना आपको, इस केस में आप सल्फाइड बना लेना। ये मेन कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आपको रिलेट करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ब्लॉक केमिस्ट्री के भी बनेंगे, या ब्लॉक केमिस्ट्री के जो भी केमिकल रिएक्शन वगैरह पढ़ेंगे ना, वो इन्हीं प्रिंसिपल पे बेस्ड रहेगा कि SO2 का अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे क्या मिलेगा अपने को, सल्फेट, सल्फर +6 का। अगर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे सल्फर 0 में मिलने वाला है। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दैट विल बी नेसेंट हाइड्रोजन कहीं पे दिख रहा है, उस केस में सल्फाइड आयन का फॉर्मेशन होता है। ये पॉइंट क्लियर है भाई सबको? ये पॉइंट क्लियर है? मेरा वॉइस क्लियर है ना? एक बार कंफर्म करिएगा, मेरा वॉइस क्लियर है ना भाई? मेरा वॉइस ओके। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन बात कर रहे हैं भाई बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ऊपर अपन ने एक एक करके देखेंगे रिडॉक्स में, एक बार रिडक्शन करवाएंगे, एक बार ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि सामने हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके चलना है। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता था? एसिडिक मीडियम में हम कोई ऐसा कंपाउंड, ऑर्गेनिक में अपन ने ये बहुत सारी बार देखा इस रिएक्शन को, है ना, इस टाइप के रिएक्शन को, इस रिएजेंट को, कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसका सेंट्रल एटम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहे, और हमने उस सॉल्यूशन को एसिडिक मीडियम में लिया हुआ है। ये +6 दिख रहा होगा, सॉरी +7, ये +6 है ना। ब्रोमीन वाटर भी क्या होता है भाई, एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, है ना। और आयरन भी अगर कहीं पे H+ के साथ रहे ना, रिएक्शन करवाएंगे तो ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। अब लॉजिक सीखना है, यहाँ पे Fe+3 मेरे को लिखना पड़ेगा, है ना। मैंने आयरन सॉलिड लिखा है, मतलब फेरिक सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब होता क्या है भाई कि अगर SO2 की अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि सल्फाइड से SO2 रिलीज हो रहा है, ईच एंड एवरी SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और हम इसका रिएक्शन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होना चाहिए, रिडक्शन। सल्फर का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो सल्फर आपको +6 में जाता हुआ दिख रहा होगा, और Mn+7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, कलरलेस, या फिर इसको बोलते हैं लाइट पिंक, है ना। तो MnO4- का जो एक्चुअल कलर था ना, वो पिंक या पर्पल होता है। ये पिंक या पर्पल कलर ना एसिडिक मीडियम में कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, जिस ऑब्जर्वेशन का आपने पहले भी यूज किया है रेडॉक्स रिएक्शन में, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन में दिख गए होंगे इस टाइप के कंपाउंड। और सॉल्ट में हम आयन को डिटेक्ट करने के लिए ये फंडा यूज करते हैं। जैसे मान लो कि डाइक्रोमेट आ गया, तो डाइक्रोमेट का कलर जो होता है ना वो ऑरेंज होता है, और डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 दिख रहा होगा आपको। अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हैं, है ना, SO2 का, तो सल्फर तो हर जगह भाई +4 से +6 में ही जाएगा, है ना। और क्रोमियम के 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल थे, या तो +6 या फिर +3, या न्यूट्रल फॉर्म में 0 जाता है। तो रेडॉक्स में क्रोमियम ना +6 से +3 में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स ऑरेंज कलर ऑफ क्रोमियम इज कन्वर्टेड इनटू ग्रीन। इसमें कोई कंफ्यूजन है भाई आप लोगों का? हेलो। नेक्स्ट है भाई ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर का जो कलर है ना वो रेडिश ब्राउन था, और इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा हम ऐसे बोलते हैं भाई, एक का रिडक्शन होना चाहिए। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 0 दिख रहा होगा, है ना। और ये 0 से कहाँ जा रहा है, -1, मतलब इसका रिडक्शन हुआ है तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन होता हुआ दिख रहा होगा। तो ब्राउन कलर जो सॉल्यूशन है ना वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड एक और फंडा अपन यूज करते हैं भाई कि Fe+3 का सॉलिड जनरली यूज करते हैं अपन, है ना। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो येलो कलर का सॉलिड अगर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ SO2 गैस, तो ये सब डिटेक्शन है अकॉर्डिंग टू द रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। सल्फाइड के केस में अगर सल्फाइड आयन आप लेके चलते हो, MnO4 का रिएक्शन आपने इसको करवाया है, तो ऑलवेज प्रोडक्ट क्या दिखेगा, सल्फेट। डाइक्रोमेट अगर लेके चलोगे तब भी सल्फेट ही दिखेगा आपको। ब्रोमीन वाटर में एक कंपाउंड सल्फेट ही मिलता है। अगर मैं आयरन के साथ एसिडिक मीडियम लेके चलूं तो एक कंपाउंड अपने को सल्फेट मिलेगा, है ना। और एक और रिड्यूसिंग एजेंट अपन यूज करते हैं अपने यहाँ पे, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट विल बी IO3, आयोडेट आयन है।
तो जो आयोडेट आयन है ना भाई, आयोडेट आयन के साथ भी एक रिएक्शन होता है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई, I2 में। ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे दिख रहा होगा, X - 6 = -1, है ना। इसका जो एक एसिड का फॉर्म था ना, ये +5 है, और ये +5 से कहाँ आ रहा होगा भाई, 0, आयोडीन बनाता है। अब इस आयोडीन को ना स्टार्च से पास करवाएंगे, उसका कलर जो दिखेगा ना वो भाई डीप ब्लू कलर दिखने लगता है। तो सल्फाइड रहे या फिर नेक्स्ट जो अपन रिजल्ट पढ़ने वाले हैं जहां पे H2S गैस रिलीज होता था, H2SP गैस ना सेम प्रॉपर्टी फॉलो करता है जस्ट लाइक सल्फाइड आयन SO2 की तरह। तो इन दोनों की रेडॉक्स ऑब्जर्वेशन में ना हम यही 5 रिएक्शन की बात करने वाले हैं, या MnO4 लोगे, या फिर Cr2O7 यूज करते हैं, या फिर ब्रोमीन वाटर अपन यूज करते हैं, या फिर येलो कलर का सॉलिड आयरन यूज करेंगे, या फिर अपन आयोडेट आयन यूज करते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है भाई कि क्लोरीन वाटर का यहाँ पे यूज क्यों नहीं किया जाता है ना। तो रिडॉक्स का मतलब ये होता है कि हमें कोई विजिबल चेंज दिखना चाहिए। क्लोरीन वाटर भी बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इवन अगर मैं यहाँ पे साइड में लिखूं ना, तो ब्रोमीन वाटर और क्लोरीन वाटर में ना, ब्रोमीन वाटर और क्लोरीन वाटर में क्लोरीन वाटर इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। क्लोरीन वाटर इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट उस क्लोरीन वाटर का ना अपन यूज यहाँ पे नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भाई क्लोरीन वाटर में ना कोई भी कलर चेंजेस वगैरह नहीं दिखेगा अपने को रिएक्शन में, है ना। तो इस लॉजिक के रीजन से हम क्या बोलते हैं भाई, क्लोरीन वाटर का फंडा यहाँ पे यूज नहीं होगा। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है क्या? इस पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं? नेक्स्ट भाई बेस्ड ऑन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में ना, जैसा अपने ऊपर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखा था, यहाँ पे हम इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर देख रहे हैं कि जिंक जो है ना भाई 0 से कहाँ जा रहा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना चाहिए, तो +2 में कन्वर्ट हो गया, है ना। सल्फाइट जो है, इसमें सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिख रहा होगा, है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन है तो दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना चाहिए। यहाँ पे जो सल्फर है ना भाई, सल्फर +6 है, यहाँ पे भी सल्फर +6 में था। बट अगर इस हाइड्रोजन की अगर बात करें ना एसिड का, तो ये +1 से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है भाई, 0 में कन्वर्ट हो रहा होगा, है ना। अब ये जो 2H है ना, इसी को हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। क्या बोल देते हैं भाई इसको? नेसेंट हाइड्रोजन। या तो आप इस H2 को ऐसे लिख सकते हो या फिर 2H के फॉर्म में लिख लीजिएगा। ये है अपना नेसेंट हाइड्रोजन। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करता था कि सल्फाइड को ना, नेसेंट हाइड्रोजन को अपने बोला था ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, S-2 में, है ना। डायरेक्टली सल्फाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और इन प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसको किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, S-2 में। और ये दोनों कंपाउंड आपस में कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, H2S का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने पहला रिएक्शन ये देखा कि जिंक और डाइल्यूट H2SO4 क्या करेगा भाई, नेसेंट हाइड्रोजन देगा। नेसेंट हाइड्रोजन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। ये क्या करेगा, सल्फाइड आयन को किस में कन्वर्ट कर देता है, सल्फाइड में कन्वर्ट कर देता है ना। और रिएक्शन में H+ अगर निकला होगा नेसेंट हाइड्रोजन के फॉर्म में, है ना, तो H+ और S-2 जो है ना आपस में कंबाइन होकर H2S का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पे जो सेकेंड रिएक्शन है, इसको बोलते हैं अपन डिवाइडर एलॉय, है ना। डिवाइडर एलॉय जो है ना, इसमें बेसिकली या तो आप कॉपर लेके चलोगे या फिर एल्युमिनियम और जिंक रहता है ना। इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई कंपोनेंट अपन लेके चलते हैं। अब ये भी भाई स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन में अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे, तो भाई जिंक का नेचर क्या था, एम्फोटेरिक। हर जगह वही जो ट्रिक मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, उस फंडे को याद रखना, है ना। सब जन की सुनो पर बोला वाला फंडा। तो जिंक क्या होता है भाई, एम्फोटेरिक है। अब ये एम्फोटेरिक मेटल ना NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा भाई, सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन कर लेता है। और साथ में निकला भाई नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन फिर से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सल्फाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, सल्फाइड में, है ना। और एसिडिक मीडियम में कहीं है तो H2S आपको दिख जाएगा भाई, रोटिनोक्लाइक स्पेल दिख रहा होगा।
सेम भाई डेवार्टर एलॉय में एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का भी नेचर क्या होता है भाई, एम्फोटेरिक ही होता है ना। तो इसके साथ भी रिएक्शन का नेचर सिमिलर ही रहेगा कि एम्फोटेरिक मेटल ना खुद को किसमें कन्वर्ट कर लिया, सोडियम मेटाल्यूमिनेट, यहाँ से भी नेसेंट हाइड्रोजन ही रिलीज होगा एंड नेसेंट हाइड्रोजन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, सल्फाइड में कन्वर्ट कर देगा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है ना? अब अगर मान लीजिए कि कहीं पे सल्फाइड वगैरह नहीं लिखा रहे, नाइट्राइट रहे या नाइट्रेट रहे, इनके भी टेस्ट में अपन ये इक्वेशन यूज करने वाले या ये रिजल्ट यूज करने वाले हैं। तो सल्फाइड को सल्फाइड में कन्वर्ट करता है। अगर कहीं पे नाइट्राइट मिल गया ना, तो नाइट्राइट पे अगर नेसेंट हाइड्रोजन अपन लेके चलोगे तो अमोनिया गैस रिलीज होता है। नाइट्रेट पे भी अगर नेसेंट हाइड्रोजन लेके चलेंगे ना अपन, तो उस कंडीशन में ऑलवेज अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। तो एक सीक्वेंस अपन ने यहाँ पे देखा है कि भाई किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग टू रिएक्शन होना चाहिए, है ना। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है ना, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट की बात अपन करते हैं, है ना। इससे भी डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है ना, कुछ अलग लैंग्वेज में पूछ लेगा आपसे, जैसे पूछ लेगा आपसे टेस्ट विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड पहले होता क्या है, इस पे फोकस करिएगा, है ना। तो ये जो कंपाउंड है ना, जिसका मैंने फॉर्मूला लिखा है Na2FeCN5NO, इसको बोलते हैं अपन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड बोलते हैं। अब सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का जो कलर है ना, ये ब्राउनिश रेड कलर होता है और अपन इसमें जिंक सल्फेट ऐड करते हैं। तो जिंक सल्फेट के एडिशन से ना हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट था, है ना। तो सोडियम जो है वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, ये कंपाउंड डिसोसिएट होता है, क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट, है ना। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, वो जिंक को इस कंपाउंड से डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा, Na2SO4 बना लेगा। Na2SO4 इज वाटर सॉल्युबल, है ना। और यहाँ पे जिंक जो है वो सोडियम की जगह आ गया होगा। ये जो कंपाउंड बना है ना, इस कंपाउंड को बोलते हैं जिंक नाइट्रोप्रोसाइड। अब इसका कलर जो होता है वो लाइट पिंक कलर है ना भी, ये लाइट पिंक कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब इस लाइट पिंक कलर में अगर हम मॉइस्ट SO2 पास कराते हैं, है ना, तो मॉइस्ट SO2 से ना ये कंपाउंड क्या करता है, इस S को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे समझिएगा कि जब भी हम इस कंपाउंड से जो ये मॉइस्ट SO2 था, मॉइस्ट SO2 पास कराएंगे, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, रेड कलर का एक कंपाउंड बनता है ना। तो लाइट पिंक अगर रेड में कन्वर्ट हो रहा है और नाइट्रोप्रोसाइड के साथ अगर आपने रिएक्शन करवाया है, तो आपसे अगर ये पूछ ले भाई कि कौन सा आयन का ये टेस्ट है, तो आप क्या बोलोगे भाई, यहाँ पे सल्फाइड आयन का टेस्ट है। सल्फाइड आयन का एक बार सॉल्यूशन सल्फेट बना रहा था, हमने यहाँ पे वही सल्फेट का यूज किया जिंक सल्फेट में, है ना। तो लाइट पिंक अगर रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, दैट मींस हम क्या बोलेंगे कि जो अपना एनाइन है ना, वो एनाइन क्या है भाई, सल्फाइड आयन है। सेम फंडा अगर यही रिएक्शन सल्फाइड के साथ करवाते हो, आगे सल्फाइड भी अपन पढ़ने वाले हैं, दोनों रिलेटेड रिएक्शन था इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आगे भी पढ़ेंगे इस पॉइंट को। तो सल्फाइड के साथ जब यही सेम रिएक्शन आप करवाते हो ना, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो थायोनाइट्रोक्लोराइड आयन बन जाता है ना, और इसका कलर पर्पल रहता है। तो अगर ब्राउनिश रेड कलर पर्पल में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस जो आयन था ना, एनाइन था, वो सल्फाइड था। बट अगर मान लो कि कहीं पे लाइट पिंक कलर रेड कलर में कन्वर्ट होता हुआ है दिख रहा है, या ब्राउनिश रेड कलर में कन्वर्ट होता हुआ दिख गया, दैट मींस अपना जो आयन है ना, वो सल्फाइड था। इस पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन है क्या? इस पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन? सात्विक भाई, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है आपका? चलिए नेक्स्ट है भाई, टेस्ट विद फ्यूजन रिएजेंट बोलते हैं, या इसी को सिप्स रिएजेंट भी बोलते थे, है ना। या अपन ने ऑर्गेनिक में भी ये पढ़ा है, मैजेंडा रिएजेंट। कहाँ पे पढ़ा था भाई, कार्बोनिल में, है ना। सिप्स टेस्ट जहाँ टॉलेंस पेलिंग में सिखाया था ना, उसी के नीचे सिप्स रिएजेंट की भी बात की थी। तो न्यूट्रल सल्फाइड सॉल्यूशन जो होता है ना भाई, वो फ्यूजन रिएजेंट या फिर सिप्स रिएजेंट के कलर को ना
डिकलराइज कर देता है। और अगर SO2 कहीं पे अगर बन रहा होगा ना, तो SO2 भी इसको डिकलराइज कर देता है ना। तो सिप्स रिएजेंट के साथ अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो कोई भी जो आयन दिखे, जैसे मान लो कि सल्फाइड था अपना, अपन टेस्ट किसकी बात कर रहे हैं, SO3-2 का, है ना। तो सल्फाइड से क्या मिलता है भाई, कहीं पे भी SO2 गैस रिलीज होगा, या फिर डायरेक्टली सल्फाइड है तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो चाहे आप SO3-2 लो या फिर SO2 लेके चलते हो, ये दोनों ही क्या करते हैं, फ्यूजन रिएजेंट के सॉल्यूशन को ना, या सिप्स रिएजेंट के सॉल्यूशन को डिक्लोराइज कर देते हैं। इनिशियली जो कलर था भाई वो मैजेंडा था, है ना। अपन ने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि सिप्स रिएजेंट का कलर होता है मैजेंडा। इसमें अगर आप SO3-2 डालते हो या फिर SO2 गैस पास कराओगे तो अपना फाइनल सॉल्यूशन क्या दिखता है, कलरलेस दिख जाता है। अब यहाँ पे नोट में कुछ एक पॉइंट दिख रहे होंगे, समझना है कि भाई अगर कार्बोनेट पूछा जाए ना कि क्या कार्बोनेट सिप्स रिएजेंट के साथ टेस्ट देता है, तो अपन क्या बोलेंगे भाई, कार्बोनेट में CO2 गैस रिलीज हो रहा था, है ना। तो CO2 जो है ना, यानी कि कार्बोनेट आयन, ये टेस्ट नहीं देगा सिप्स रिएजेंट का टेस्ट। बट आगे अपन पढ़ेंगे नाइट्रेट आयन से NO2 का फॉर्मेशन हो रहा था, तो NO2 जो गैस है ना, वो भाई ये टेस्ट देता है ना। तो आपसे ये पूछता है भाई कौन कौन सा गैस सिप्स रिएजेंट का टेस्ट देगा, तो हम क्या बोलेंगे भाई, SO2 और NO2 ये सिप्स रिएजेंट टेस्ट देते हैं। CO2 जो है ये सिप्स रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है। कुछ ऐसे कंपाउंड और आपसे पूछ सकता है भाई कि और कौन कौन से रेडिकल हैं जो सिप्स रिएजेंट टेस्ट दे। बोलिए बोलिए सर, एक बार ये लॉजिक फिर से रिपीट कर दीजिए। ये जो फंडा है ना सिप्स रिएजेंट वाला, हम ये बोलते हैं भाई कि SO2 जो था ना, SO2 क्या करता था, अपन ने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा था, तो फ्यूजन रिएजेंट या सिप्स रिएजेंट में देखिएगा सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ना। हमने क्या लिया था, एक इनिशियल सिप्स रिएजेंट लिया, उसमें पास कराते हैं पहले SO2, है ना। और उसके बाद हम क्या पास कराते थे भाई, कार्बोनिल। तो कार्बोनिल में ना कलर क्या हो जाता था भाई, रीअपियर हो जाता था। याद आ रहा है? हाँ सर। वही लॉजिक मैंने यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा कि जो भी अगर कहीं पे SO2 गैस अगर पास होता हुआ दिख रहा होगा, SO2 रिलीज हो रहा है, तो वो क्या करता है, सिप्स रिएजेंट के कलर को डिकलराइज कर देगा। तो क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे आपसे कि भाई कौन कौन सा आयन है या कौन कौन सा एनाइन है जो सिप्स रिएजेंट के साथ टेस्ट दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, एक तो कार्बोनेट हो गया, यहाँ से CO2 रिलीज हो रहा था, है ना। दूसरा CO2 कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सिप्स रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देगा क्योंकि वो CO2 रिलीज करता है ना। सल्फाइड आयन जो थे ना, ये भाई सिप्स रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है क्योंकि SO2 का रिलीज हो रहा है, और SO2 क्या कर रहा था भाई, इस मैजेंडा कलर को डिकलराइज कर देता है। आगे हम कुछ और रिएजेंट जैसे आयनाइन पढ़ेंगे ना, नाइट्राइट और नाइट्रेट, है ना। तो नाइट्राइट और नाइट्रेट में ना एक NO2 गैस का फॉर्मेशन होता था। तो नाइट्रेट में भी अपन क्या बोलते हैं भाई कि ये सिप्स रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा। बाकी जितने भी एनाइन थे ना, वो सिप्स रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देते हैं। अगर मैं थायोसल्फेट आगे पढ़ने वाले, वो भी ये टेस्ट नहीं देता है। बट सल्फाइड, पॉलीसल्फाइड और कोई भी अगर अल्कली मेटल वगैरह दिख जाए तो उनके साथ ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा होगा। मेरा वॉइस क्लियर है? मेरा वॉइस क्लियर है भाई? अब देखना भाई, बाइसल्फाइड में ना ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं अपने को। तो जैसे अपने बाइकार्बोनेट में देखा था ना कि बाइकार्बोनेट आर वाटर सॉल्युबल, तो बाइसल्फाइड भी क्या होते हैं भाई, वाटर सॉल्युबल होते हैं। एक ही टेस्ट है एसिड के साथ, क्या रिलीज होगा, SO2। कैसे पहचानते हैं, चॉकिंग स्मेल दिखेगा, है ना, पंजेंट स्मेल रहेगा। अब बाइकार्बोनेट जो है ना भाई, प्रेसिपिटेशन टेस्ट नहीं देता है ना। क्यों नहीं देता है? तो इसके पीछे लॉजिक हम बोलते हैं ड्यू टू डिस्प्रोपोर्शनेशन। ड्यू टू डिस्प्रोपोर्शनेशन, ड्यू टू डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो बाइसल्फाइड जो दिखेगा आपको, ये पीपीटी टेस्ट नहीं देगा, कभी भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ पे, है ना। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ऑल बाइसल्फाइड आर सॉल्युबल, अपन ने लिखा, है ना। तो जो भी सॉल्ट अगर बनाएगा भी ना, वो भी वही क्या रहेंगे, सॉल्युबल रहेंगे, तो ये टेस्ट नहीं देगा। अब इसमें रिडॉक्स टेस्ट होता है, बट रिडॉक्स टेस्ट में भी एक ही टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, सिंगल टेस्ट है यहाँ पे, टेस्ट विद H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड में ना एक लॉजिक समझिएगा, जब आपने रिडॉक्स पढ़ा होगा ना, तो वहां पे आपने ये कंसेप्ट देखा होगा
कि H2O2 भाई दोनों की तरह एक्ट करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट पे भी। तो हम टेस्ट करा रहे हैं भाई सल्फाइड का। सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 4 है ना, तो ये इन बिटवीन वाला फंडे को फॉलो कर रहा है। एंड कहीं पे भी अगर सल्फाइड को अगर आप कन्वर्ट कराते हो ना, तो इसका ऑक्सीडेशन ही करवाना है ना। तो सेकेंड कंपाउंड का क्या हो जाएगा भाई, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है हम क्या बोलते हैं भाई, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट कर रहे थे, है ना। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सामने वाला अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा होगा, ये नॉर्मल लॉजिक अपन बोल रहे हैं, है ना। तो इन दोनों रिएक्शन में ना एक चेंज देखने को मिलता है कि अगर मान लो कि कहीं पे मैं सल्फाइड ले लूं और एक कंडीशन में मैं बाई सल्फाइड ले लेता हूं, तो सल्फाइड के रिएक्शन में जो फाइनल सॉल्यूशन का आया होगा ना, इसका नेचर न्यूट्रल दिखता है। बट अगर बाई सल्फाइड लोगे तो बाई सल्फाइड पहले खुद को डिसोसिएट करेगा किसमें, सल्फाइड में, है ना। तो ये जो H+ वाला पार्ट है ना, वो रिमेनिंग रह जाता है अपने सॉल्यूशन में। और कभी भी किसी सॉल्यूशन में अगर H+ दिख जाए ना, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं भाई, एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये एक स्पेसिफिक टेस्ट है बाइकार्बोनेट और बाई सल्फाइड और सल्फाइड को डिफरेंशिएट करने का। अगर हम सल्फाइड से H2O2 पास कराते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन मिला, डेट मीन्स वो सल्फाइड आयन है। और अगर हम इसे बाई सल्फाइड से H2O2 पास करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट या नॉर्मली हीट कर देंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को, H+ और SO4- मिलता है। डेट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि फाइनल नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन बाइसल्फाइड, और सल्फाइड के केस में फाइनल सॉल्यूशन का नेचर जो है ना, वो न्यूट्रल रहेगा। इसमें किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है भाई इस रिएक्शन में, लास्ट वाले में? अरिजीत भाई लास्ट वाले में कुछ कंफ्यूजन रिडॉक्स टेस्ट में? नहीं सर। देन भाई ये डिस्टिंक्शन बिटवीन कार्बोनेट और सल्फाइड अपने लास्ट क्लास में ये पढ़ा कि कार्बोनेट और सल्फाइड जो है ना भाई, वो सेम ही टाइप के टेस्ट देते थे। दोनों ही लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, तो लाइम वाटर वाले फंडे से हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो क्या होता है भाई, अपन कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों एक ही मिक्सचर डाला हुआ था। हमने क्या किया भाई, इसका सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन बनाया डाइल्यूट HCl ऐड करके, है ना। कोई एनाइन पार्ट सिमिलर नहीं दिख रहा होगा आपको, इसका NaCl है, ये कार्बोनेट है और सल्फाइड है ना। तो अपन ने क्या बनाया भाई, यहाँ से सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन। अभी सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन में ना हम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन पास करा देते हैं और इस कंपाउंड को हम बॉयल कर देंगे, है ना। तो भाई सोडा एक्सट्रैक्ट के बाद ये क्या बना रहा होगा, SO2, और डाइक्रोमेट अगर है तो वो SO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, सल्फर आयन में कन्वर्ट कर देगा, है ना, ये +6 में। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ऑरेंज कलर है ना, डाइक्रोमेट आयन का ऑरेंज कलर अगर ग्रीन हो गया, अगर डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर अगर ग्रीन होता हुआ दिख रहा होगा, डेट मीन्स हम ये बोलेंगे कि जो एनाइन था ना, वो सल्फाइड, क्या भाई, सल्फाइड था। सल्फाइड ने SO2 बनाया है और SO2 जो है वो ऑरेंज से इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा। बट अगर मान लो कि कोई भी रिएक्शन ही नहीं हुआ, अपन वेट करते रहे कि रिएक्शन अब होगा, कलर चेंज हो रहा है, बट कलर चेंज नहीं हुआ, डेट मीन्स हम क्या बोलेंगे भाई, दैट आयन विल बी कार्बोनेट आयन, और इससे गैस जो रिलीज हुआ होगा वो CO2, है ना। अब अगर मान लो कि मैं इसी एक ही स्टेप को 2 बार रिपीट करके निकालना है कि भाई रिमेनिंग कैसे पता चलेगा कि CO2 भी प्रेजेंट है, तो हम इस डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को थोड़ा सा बॉयल कर देते हैं, है ना। तो जब डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को आप बॉयल करोगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे लाइम वाटर। मेरा वॉइस क्लियर है? हेलो। डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को अगर हम बॉयल कर देते हैं तो जितने भी CO2 बना होगा ना, वो CO2 वेपर के फेज में पास हो गया होगा, है ना। ऊपर कंटेनर जो है जहाँ पे आपने थोड़ा सा लाइम वाटर रखा हुआ है ना। और अगर लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है, that means that compound must contain CO2। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है भाई किन्हीं का भी? हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है?
अरिजीत भाई मेरा वॉइस क्लियर है ना? हाँ सर। ओके, और देखिएगा ये रिएक्शन आपने यहाँ पे क्यों नहीं करवाया, क्योंकि अपने लास्ट क्लास में भी एक स्टेटमेंट बहुत बार रिपीट किया है कि जो भाई कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रहते हैं ना, ये रिडॉक्स टेस्ट नहीं देते, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं देते हैं, है ना। तो इसलिए हम ये बोलेंगे भाई कि डाइक्रोमेट के कलर को ना कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट चेंज नहीं कर पाता है, सल्फाइड जो है वो चेंज कर देगा। अब अगर मान लो कि मेरे को सल्फाइड और बाई सल्फाइड में डिफ्रेंशिएट करना है, इसके लिए क्या फंडा यूज करेंगे हम? क्या बनाते हैं भाई? बेरियम क्लोराइड ऐड करते हैं। तो अगर बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बना, क्योंकि जितने भी बाई सल्फाइड थे ना, अपन ने लिखा भाई वो सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं, है ना। ऑल बाई सल्फाइड आर वाटर सॉल्युबल। बट अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ पीपीटी मिलता हुआ दिख रहा होगा, तो अगर व्हाइट पीपीटी दिख रहा है दैट मीन्स जो एनाइन था ना वो सल्फाइड रहा होगा, है ना। इफ पीपीटी इज प्रेजेंट दैट मीन्स एनाइन मस्ट बी सल्फाइड। अब अगर मेरे को बाई सल्फाइड का आइडेंटिफिकेशन करना है, तो बाई सल्फाइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं भाई? प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर लेते हैं, फिर से बचा अपना सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में ना हम H2O2 पास करा देते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, है ना। और इसमें हम फिर से ब्लू लिटमस को डीप कर देते हैं। तो अगर ब्लू लिटमस का कलर रेड हो गया, बाइसल्फाइड का नेचर क्या था भाई? एसिडिक, एक H+ दिख रहा होगा। तो अगर ब्लू लिटमस रेड हो रहा होगा दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो हमारा फिल्टर के बाद जो सॉल्यूशन बचा है ना, उस सॉल्यूशन में बाइसल्फाइड आयन प्रेजेंट था। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? इसमें कोई कंफ्यूजन है भाई? लास्ट वाले टॉप पॉइंट में डिस्टिंक्शन बिटवीन सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड में मेरा वॉइस क्लियर है ना? एक बार कंफर्म करिएगा। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ आयन पे आते हैं सल्फाइड आयन, है ना। तो जितने भी सल्फाइड है ना, सल्फाइड के लिए हम एक फंडा ये लगाते हैं कि जितने भी सल्फाइड हैं वो सॉल्युबल रहेंगे एक्सेप्ट 1A 2A एंड अमोनियम सल्फाइड, है ना। सल्फाइड यहाँ पर तो अल्कली मेटल सल्फाइड, अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फाइड और अमोनियम सल्फाइड को छोड़ के जितने भी सल्फाइड दिखेंगे वो सॉल्युबल रहने वाले। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? मेरा वॉइस क्लियर है ना? क्लियर है। एक बार कंफर्म करिएगा मेरा वॉइस क्लियर है। हाँ सर। ओके, अब यहाँ पे जो टेस्ट विद एसिड रहता है ना, कैसे पता चलता है भाई कि सल्फाइड आयन था? तो डिटेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करते थे अपन भाई? H+ ऐड कर देते थे। H+ ऐड करने से क्या हुआ? रोटेन गैस स्मेल आया, तो हम क्या बोलेंगे भाई? सल्फाइड आयन था, H2S गैस रिलीज हो रहा है। बट इसकी और भी डिटेक्शन टेक्निक है। अपन ना दो पेपर यूज कर लेते हैं, एक है लेड एसीटेट का पेपर और दूसरा है कैडमियम एसीटेट का पेपर। तो जहां पे ये गैस रिलीज हो रहा था ना, उसके सामने हम लेड एसीटेट का पेपर लेके अगर जाएंगे और लेड सल्फाइड का अगर ब्लैक पीपीटी पेपर पे बनता हुआ दिख रहा होगा, PBS ब्लैक हो गया, दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं भाई कि ये जो गैस रिलीज हुआ था ना वो H2S था, और ये जो रेडिकल है एनाइन है वो सल्फाइड रहेगा। अगर ये कैडमियम एसीटेट का पेपर येलो हो गया, है ना, कैडमियम सल्फाइड के फॉर्मेशन के रीजन से, तो हम क्या बोलेंगे भाई कि जो गैस रिलीज हो रहा है दैट गैस मस्ट बी H2S, और H2S एक ही एनाइन से रिलीज होता था और वो एनाइन था सल्फाइड। कोई दिक्कत है भाई यहाँ पे? इस पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं है? नेक्स्ट है अपना टेस्ट बेस्ड ऑन पीपीटी। तो पीपीटी रिएक्शन में ना हर जगह अपन 4 स्टेप में ही पढ़ते थे। फर्स्ट वन सॉल्युबिलिटी, दूसरा होता था भाई एडिशन ऑफ H+ एसिड का फंडा, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी या पीपीटी के कंसेप्ट से, और फोर्थ था थर्मल डिकम्पोजिशन। उसी लॉजिक को अपन यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, है ना। तो अगर सल्फाइड का रिएक्शन हम AgNO3 के साथ करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है Ag2S का पीपीटी,
और इस पीपीटी का कलर जो होता है ना भाई वो ब्लैक होता है। अगर कैडमियम एसीटेट के साथ यही रिएक्शन करवाते हो तो सीडीएस का पीपीटी बनेगा, है ना, और येलो कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। अगर आप लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाते हो तो लेड सल्फाइड, जितने भी सल्फाइड थे ना भाई वो वाटर में इनसॉल्युबल थे, है ना। तो यहाँ पे क्या बनाएगा ये भाई ब्लैक पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। और HgNO3 का होल्ड ट्रेस अगर लेके चलोगे तो Hg से हमें क्या मिलता है, HgS का फॉर्मेशन होता है। तो 3 आपको ब्लैक पीपीटी दिख रहे होंगे, सिल्वर का पीपीटी ब्लैक है। आप ऐसे थोड़ा सा याद रख सकते हो कि जो भाई हाइड्रोजन के नियर बाई है ना, जैसे पीबी हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर मिलता था, है ना, Hg कॉपर के नीचे मिलता था, मतलब हाइड्रोजन के आसपास ही कहीं पे दिख रहा होगा, है ना। Ag हाइड्रोजन के नीचे है। तो हाइड्रोजन के नियर एलिमेंट या नियरेस्ट जो बॉटम पार्ट पे दिख रहे होंगे, है ना, इन सब का जो कलर आता है वो ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है। बट अगर पहले वाले रिएक्शन की बात करें, है ना, तो इसमें हमें सेकंड वाले में CDS की अगर बात करें, है ना, कैडमियम सल्फाइड का, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट अपने को मिलता है ना वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है भाई किन्हीं का भी? मेरा वॉइस क्लियर है ना, एक बार कंफर्म करिएगा। चलिए जब नेक्स्ट रिएक्शन देखना है। अब लास्ट क्लास में अपन एक फंडा ये देखा था कि प्लेटिनम, गोल्ड और कॉपर जो होता है ना भाई वो एक्वारेजिया में सॉल्युबल था। उसी पॉइंट को मैंने एक बार फिर से रिपीट किया। अब ये नोट का दूसरा पॉइंट जो है ना वो इन जनरली आपसे पूछ लेता है कभी कभार कि जो सल्फाइड सॉल्ट होते हैं ना भाई वो 3 मेटल के, एल्युमिनियम रहे, क्रोमियम रहे या फिर मैग्नीशियम रहेगा, है ना। तो इन 3 मेटल का सल्फाइड सॉल्ट जो है वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। लॉजिक ये है क्यों भाई एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये जो कंपाउंड होते हैं ना भाई वो रेडली हाइड्रोक्साइज हो जाते हैं और प्रोडक्ट क्या बना लेते हैं भाई, कोरिस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कैसे रिएक्शन होगा, जैसे Al+3 था, इस पे आपने Sn-2 का एडिशन कर दिया, है ना। तो Al और S-2 ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, Al2S3 बना। अब इसी एल्युमिनियम सल्फाइड से ना हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस के रिजल्ट से ना हमें क्या मिलेगा भाई, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट और साथ में H2S मिलने वाला है। तो हाइड्रोलाइसिस से हमारा क्या मिलेगा भाई, AlOH का होल थ्राइस व्हाइट और साथ में फॉर्मेशन होता है H2S का। पॉइंट नंबर 3 में मैंने कुछ सल्फाइड के कलर को लिख दिया है, बहुत बार आगे आएंगे कंपाउंड में जब कैटायनिक पार्ट अपन देखेंगे तब। जिंक सल्फाइड का कलर व्हाइट होता है, नॉर्मल उसी फंडे से, ये भाई डायमैग्नेटिक है। MnS अब Mn+2 का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना तो Mn+2 में कॉन्फ़िगरेशन 4s0 दिख रहा होगा आपको। तो ड्यू टू 4 अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन हम क्या बोलेंगे भाई, इसका नेचर कलर्ड होगा, तो ये पिंक कलर का मिलता है। सेम लॉजिक बाकी सब में दिख रहा होगा कि कैडमियम सल्फाइड येलो था, है ना, टिन सल्फाइड ब्राउन कलर का होता है। अगर सिल्वर सल्फाइड की बात करें तो सिल्वर सल्फाइड जनरली येलो कलर का होता है ना। और एंटीमनी के सल्फाइड की अगर बात करें तो इनका कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है ना। तो एक ये लॉजिक हम यहाँ पे यूज करते हैं भाई नोट के पॉइंट में, सल्फाइड के सॉल्यूशन में, टेस्ट बेस्ड ऑन पीपीटी में। अब जो 4th पार्ट आएगा ना वो है भाई रेडॉक्स रिएक्शन पे टेस्ट। तो सल्फाइड थे ना, सल्फाइड ये क्या करता है भाई, रेडॉक्स रिएक्शन का टेस्ट देता है। क्यों देता है, लॉजिक सीखना अपने को। तो अपन ने फंडा ये देखा कि भाई SO2 H2S यहाँ से गैस रिलीज हो रहा था H2S। अब इस H2S का रिएक्शन आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवा दो, अगर कोई एलिमेंट अपने मिनिमम पे नहीं रहे, इन बिटवीन रहे, तब भी वो दोनों की तरह एक्ट करता था। तो H2S में सल्फर कहाँ दिख रहा है आपको, -2 में, और -2 जो होता है वो सल्फर का मिनिमम होता है। तो ये जो कंपाउंड है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा क्या बनेगा भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अब रिड्यूसिंग एजेंट का ऑलवेज ऑक्सीडेशन होना है, तो अपन ने यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा दिया। क्या बना प्रोडक्ट अपना? सल्फर बना होगा। और SO2 से O में अगर 0 में कन्वर्ट करना है सल्फर को, तो यहाँ पे भी हम उसी अप्रोच के अकॉर्डिंग से चलेंगे, है ना। तो हमारे पास एक फंडा ये आ जाता है कि जो सल्फर बना होगा वो या तो व्हाइट कलर का PPT बनेगा या फिर येलो कलर का PPT बनेगा। एंड आपने जब रेडॉक्स रिएक्शन में इस टाइप के रिएक्शन पढ़े होंगे ना, जिसमें 2 चेंज होके एक में ही कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि 2 रिएक्टेंट दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग एलिमेंट कंबाइन होके एक ही जगह पे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का अपोजिट पार्ट हो गया, है ना। इसको बोल देते हैं अपन कम प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स। मेरा वॉइस क्लियर है? मेरा वॉइस क्लियर है भाई? सॉरी। अब इसी में ना आपने एक रिएक्शन आप पढ़ा होगा, है ना। कहाँ पे पढ़ते हैं? जब आयोडोमेट्री टाइट्रेशन आपने किया होगा रेडॉक्स में, कि 2 टाइप के टाइट्रेशन आपने किया होगा, आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक, है ना। तो आयोडोमेट्रिक जो था वो सिंगल स्टेप में डायरेक्टली यूज करते थे, और आयोडीमेट्री में ना 2 स्टेप में रिएक्शन होता था। तो आपको इस टाइप का एक रिएक्शन दिखा होगा आयोडीमेट्री टाइट्रेशन में, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। तो कहीं पे भी अगर आयोडेट दिखता है ना आपको, IO3- और इसका रिएक्शन हम सल्फाइड के साथ अगर करवा दे, तो सल्फाइड में सल्फर अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, दैट मीन्स ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। अब एक अगर रिड्यूसिंग है तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा भाई? तो आयोडीन +5 में ना कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है भाई? 0 में कन्वर्ट हो जाता है, इसका हुआ रिडक्शन। और ये -2 से 0 में कन्वर्ट हो गया, तो क्या बोलेंगे भाई? इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब इस आयोडीन को ना हम स्टार्च से अगर पास कराएंगे, तो हमारा जो सॉल्यूशन मिलेगा ना, उस सॉल्यूशन का कलर कैसा दिखेगा? डीप दिखने लगता है। कोई दिक्कत है भाई यहाँ पे? ऑनलाइन बच्चे इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब स्पेसिफिक टेस्ट फिर से वही आया भाई, नाइट्रो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ, जो अपन ने लास्ट पेज में लिखा था ना, वही मैंने फिर से यहाँ पे लिख दिया कि सल्फाइड के केस में ब्राउनिश रेड कलर रेड में कन्वर्ट होता था, बट अगर सल्फाइड आ जाए ना, तो सल्फाइड के केस में ये पर्पल या फिर वायलेट कलर देता है ना। अब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ अगर हम सल्फाइड का रिएक्शन देखते हैं ना, तो एक कंडीशन अपने को लेके चलना पड़ता है कि भाई अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाओगे ना, तो एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं ना, तो इसका कलर चेंज हो जाता है, वायलेट या फिर पर्पल होता है। ऐसा क्यों होता है? तो अपन ये बोलते हैं भाई कि जो पहला कंपाउंड था सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन, ये सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, एक सल्फर आ गया। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर, ये जो कंपाउंड है ना, ये ब्राउनिश रेड से कन्वर्ट हो गया होगा, पर्पल वायलेट कलर में कन्वर्ट हो गया होगा। कोई दिक्कत है भाई स्पेसिफिक टेस्ट में? स्पेसिफिक टेस्ट में कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। चलिए, देन सेकेंड टेस्ट है, इसको बोलते हैं अपन मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, है ना। ये सब डायरेक्ट आपको यही टर्म लिख के क्वेश्चन पूछता है, पीवाईक्यू में देखेंगे आपको ये दिख जाएगा लिखा हुआ मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, है ना। तो मिथाइलिन ब्लू टेस्ट का ही अदर नेम होता है NN डाइमिथाइल फिनाइल डाइअमाइन। अब NN का नेमिंग आपने कहाँ पे पढ़ा था? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। जिस समय मैंने आपको एमाइन पढ़ाया था ना, तो एमाइन में अपन ने IUPAC नेमिंग में भी देखा होगा कि भाई अगर एमाइन पे 2 कार्बन अगर लग जाए ना, कहीं पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को फॉलो नहीं कर रहा होगा, देन यहाँ पे नंबरिंग में N आता है ना। तो NN पोजीशन पे 2 बार मिथाइल लगा है, तो क्या बोलेंगे? NN डाइमिथाइल। एंड कंपाउंड क्या भाई? फिनाइल डाइअमाइन बना होगा। अब इस रिएजेंट का रिएक्शन ना हम H2S और FeCl3 के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये भाई सल्फाइड ही है ना। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो हमारा प्रोडक्ट दिखता है ना, वो वाटर सॉल्युबल डाई का फॉर्मेशन हो जाता है। +3 से ये +2 में आ गया है ना। एंड अमोनियम के लिए भी जो हम फंडा यूज कर रहे हैं भाई, है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा ये -3 में।
मेरा वॉइस क्लियर है ना भाई? एक बार कंफर्म करिएगा। मेरा वॉइस क्लियर है ना? ओके। तो ये जो कंपाउंड बना है ना, इसी कंपाउंड को अपन बोलते हैं मिथाइलिन ब्लू। ये वाटर सॉल्युबल डाई होता है। तो ये दोनों रिएक्शन जो थे ना नाइट्रोक्लोराइड वाले, ये स्पेसिफिक टेस्ट है सल्फाइड का। तो सल्फाइड के टेस्ट से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कलर वाले फंडे से, है ना। जनरली जो भी क्वेश्चन पूछता है ना वो कलर वाले कॉम्बिनेशन से ही पूछेगा कि भाई कलर का चेंज क्या आ रहा है। एन डाइफिनाइलएमीन में भी कलर का ही फंडा लेके चलते हैं। एक और टेस्ट है सोडियम एजाइड टेस्ट। इस टेस्ट पे भी थोड़ा सा फोकस करना। ये तीनों टेस्ट ना हर एक, अब जितने भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं ना सब में रिपीट होने वाले हैं। तो एजाइड आयन किसको बोलते थे भाई? N3- को। अब N3- में अगर I3- का रिएक्शन आप करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड, तो N3 को ना अपन कुछ ऐसा लिखते हैं N2 से N- में, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बन रहा है भाई? N2 बन रहा होगा। I3- को भी हम ऐसे लिख देते हैं I2 प्लस का I-। तो होगा क्या भाई कि ये I- से I- तो कन्वर्ट हो नहीं रहा होगा, रिडॉक्स तो हुआ नहीं। तो अपने को करवाना क्या पड़ता है कि ये जो I2 दिख रहा है ना भाई, ये I2 I- में कन्वर्ट हो रहा है। I2 जो है वो I- में कन्वर्ट होता है, और ये जो N2 है ना वो N2 N- में कन्वर्ट हो रहा है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो N- है वो कन्वर्ट हो रहा है भाई N2 में कन्वर्ट हो रहा है। एक ये लॉजिक अपन लगा के चलते हैं कि सोडियम एजाइड आयोडीन टेस्ट में जब भी अगर हम सल्फाइड का रिएक्शन करवाएंगे, अगर सल्फाइड नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। बट अगर आप इसमें सल्फाइड ऐड करके रिएक्शन करवा रहे हो तो कन्वर्ट होता है भाई आयोडाइड में और N2 में। तो बहुत बार इस क्वेश्चन को ना देखने से ये लगता है भाई कि यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, है ना। आपको लग रहा है भाई ये N3 I3- में I-1 में था, ये फिर से कन्वर्ट हुआ -1 में, तो आप ये लिख देते हो। क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। और 3 ऑप्शन ऐसे देंगे जिसमें आप देख के बोल सकते हो कि भाई ये रिडॉक्स नहीं है, और 4th रिएक्शन ये लिख देगा सोडियम एजाइड के साथ I3-। इसमें भी आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हो भाई कि ये रिडॉक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो I3- में I2 वाला पार्ट है ना, I2 वाला पार्ट कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? I- में कन्वर्ट हो रहा है, तो इनका रिडक्शन हो रहा होगा, है ना। और इधर N- वाला जो पोर्शन था ना वो कन्वर्ट होता है किसमें भाई? N2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो डेट मींस हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। कोई कंफ्यूजन है भाई इस रिएक्शन में? नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन है अपना थायोसल्फेट। थायोसल्फेट अब थायोसल्फेट के लिए जो कंडीशन अपन लेके चलते हैं, इसके जितने भी रिएक्शन हैं सबको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा पेपर के पहले, है ना। तो भाई थायोसल्फेट में ना 1A थायोसल्फेट जो रहेगा ना, अल्कली मेटल का थायोसल्फेट, ये सॉल्युबल होता है। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल के थायोसल्फेट की बात करें तो स्टार्टिंग के 3 मेंबर जो थे ना, बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये सॉल्युबल होते हैं। नीचे वाले स्ट्रोंथियम स्पेरेंगली सॉल्युबल था, एंड बेरियम सल्फेट जो होता है ना वो भाई इनसॉल्युबल होता है ना। अब थायोसल्फेट के कितने पार्ट इनसॉल्युबल होंगे, कौन कौन से आयन जो जनरली यूज करता है, वो सारे आयन अपन ने यहाँ पे लिख लिया कि बेरियम सल्फेट हो गया, बेरियम थायोसल्फेट, लेड थायोसल्फेट, है ना, एजी थायो, सिल्वर थायोसल्फेट, बिस्मथ थायोसल्फेट, मरकरी का थायोसल्फेट एंड कॉपर का थायोसल्फेट। तो ये जितने भी कंपाउंड है ना थायोसल्फेट, ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेंगे। दैट मींस ये इनसॉल्युबल है और सबका कलर जो बनेगा ना वो व्हाइट बनने वाला है। अब थायोसल्फेट के लिए ना थोड़ा सा लॉजिक देखना है। हमने थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर एक बार रिडॉक्स में भी पढ़ा है, बहुत बार इसके ऑक्सीडेशन नंबर से भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो थायोसल्फेट को हम थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एक बार लॉजिक सीखिएगा क्या रहता है। थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भाई एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या है थायोसल्फेट में। हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है? तो आपको मैं दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, है ना। पहला क्वेश्चन है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन थायोसल्फेट।
और दूसरा है, दो सल्फर है, मैं दोनों सल्फर को मार्क कर देता हूँ। एक को बोल देना भाई स्टार मार्क से और दूसरे वाले को हैश मार्क से, है ना। तो आपको ये बताना है कि स्टार मार्क वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा और हैश मार्क वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। थोड़ा सा ट्राई करिए, रिवाइज होगा आपका रेडॉक्स। पहले में 8 होगा और स्टार वाले में 4 होगा। फिर से बोलिए। हैश वाले में 8 होगा, नहीं 8 नहीं, 4 4 8। सात्विक तेरा क्या है भाई हैश वाले में? मैं इधर लिख दे रहा हूँ, देखना। एक है अपना सल्फर हैश, एक है सल्फर स्टार। इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। 4 होगा क्योंकि इसके जितने भी रिएक्शन है ना वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो एवरेज अगर देखेंगे ना तो एवरेज में हम नॉर्मल कंसेप्ट लगाएंगे, H2O - 3 2x - x इक्वल्स टू माइनस का 2। तो 2x का वैल्यू क्या आ रहा होगा 4, x का वैल्यू 2 आया होगा। तो यही था ना भाई। अब इसमें अगर देखोगे ना तो यहाँ पे हैज वाले का जो सल्फर है ना इस पे प्लस का 6 आता है और इस पे माइनस का 2 आता है। इसमें कोई ये माइनस के 2 के पीछे लॉजिक अपने रेडॉक्स में एक बार डिस्कस किया था, फिर से याद दिलाता हूँ, है ना। तो भाई ये वाला जो सल्फर है ना, ये वाला सल्फर ने इसके ऊपर कितने लोन पेयर आपको दिख रहे होंगे 2, है ना। ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, 2 लोन पेयर 1 सिग्मा बॉन्ड। ये वाला 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो ये sp3 है ना। तो ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज एस कैरेक्टर ऊपर वाले सल्फर में ज्यादा है, तो ये क्या करता था इस सल्फर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता था, है ना। तो हम कुछ ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते थे -2, इस पे प्लस का 2 था, है ना। बाकी हर जगह पे जहाँ पे सिमिलर नेचर ऑफ एटम रहते थे उस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अपन 0 लेके चलते हैं। बट इन केस ऑफ थायोसल्फेट आयन हम ये बोलते हैं भाई कि जो ऊपर वाला सल्फर है ना उस पे -2 रहेगा और नीचे वाला जो सल्फर है इस पे +6 यूनिट का चार्ज आता है। कोई दिक्कत है क्या भाई यहाँ पे? कोई दिक्कत है? हेलो। नहीं। अब इसी लॉजिक के बेसिस पे ना हम पूरे रिएक्शन की बात करने वाले हैं। तो अगर आप एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हो थायोसल्फेट का, तो एसिड क्या करेगा भाई कि S-2 जो है ना उसको 0 में कन्वर्ट करेगा। कैसे ये रिएक्शन हो रहा होगा इसका लॉजिक समझना है ना। अपन ने ये लिखा था कि थायोसल्फेट को जब हम आइडेंटिफाई कर रहे थे ना तो 2 टाइप के प्रोडक्ट मिले थे। एक प्रेसिपिटेट मिलता था सल्फर का, व्हाइट या येलो, और दूसरा SO2 गैस रिलीज होता था, है ना। तो SO2 सफोकेटिंग गैस रहेगा नेचर, और हम मिलने जो आइडेंटिफाई करते हैं वो पीपीटी से आइडेंटिफाई करते थे। तो 2 डिफरेंट सल्फर जो है ना भाई वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो जो -2 वाला है ना, कैसे ही रिडॉक्स रिएक्शन करवाना है तो हम क्या बोलेंगे भाई 2 अलग अलग साइड्स दिख रहा है। एक सल्फर -2 वाला किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा 0 में, और एक जो सेंटर वाला सल्फर था ना +6 वाला वो किसमें कन्वर्ट होगा भाई SO2 में कन्वर्ट होगा, है ना। लॉजिक समझिएगा। अगर आप इसको बाहर कर दोगे सल्फर को तो ये क्या बना होगा SO3, है ना। ये क्या बन रहा होगा भाई SO3 टाइप का कंपाउंड बन रहा होगा जिसपे +6 यूनिट का चार्ज था, है ना, या +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है जेंटल एलिमेंट का। अब एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है -2 से 0 मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलोगे भाई यहाँ ऑक्सीडेशन है, तो एक अगर ऑक्सीडेशन होगा तो सेकेंड पार्ट क्या होना चाहिए भाई रिडक्शन होना चाहिए। अब रिडक्शन के लिए कंडीशन क्या है भाई +6 से कहाँ पे जाए +4 में जा सकते हैं, है ना। +6 से -2 में भी एक कन्वर्जन है ना। तो हम इन्हीं सारे लॉजिक का यूज करेंगे। सल्फर के केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज होता है ना -2 to +6 रहता है। अब देखिएगा तो हमें क्या करना भाई -2 से 0 जा रहे हो तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, +6 से +4 जा रहे हो तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो ये वो लॉजिक है जिसके रीजन से हम ये बोलते हैं भाई कि यहाँ पे 2 सल्फर के प्रोडक्ट मिल रहे थे, एक में 0 दूसरा में SO2। क्यों मिला? क्योंकि एक -2 में है दूसरा +6 में है। इन्हीं का कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं का भी?
चलिए आगे अपन मूव करते हैं। तो मैंने इसी पॉइंट को ना जो मैंने एक्सप्लेन किया ना उसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया है कि इन थायोसल्फेट बोथ सल्फर आर नॉट आइडेंटिकल, है ना। या अदर टर्म में बोल सकते हैं कि बोथ सल्फर आर डिफरेंट। अब प्रेसिपिटेशन में भी ना यही फंडा यूज होगा भाई कि किसका प्रेसिपिटेशन होना है, क्या बनने वाला क्या नहीं बनने वाला। तो जब हम थायोसल्फेट का रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड से करवाते हैं तो क्या मिलता है भाई, कैल्शियम थायोसल्फेट का फॉर्मेशन होता है ना। और ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करता है, ये सॉल्युबल कंपोनेंट था। क्योंकि अपन ने जो अभी पढ़ा ना सॉल्युबिलिटी में, देखिएगा स्टार्टिंग के जो थे ना वो भाई तीनों सॉल्युबल थे, स्पेरिंगली सॉल्युबल और ये इनसॉल्युबल है। तो इस रिएक्शन में भी हम उसी फंडे का यूज कर रहे हैं कि कैल्शियम सल्फेट थायोसल्फेट दिखा तो ये भाई सॉल्युबल कंपोनेंट है, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। बट अगर हम इसी का रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ अगर करवा दे तो बेरियम क्लोराइड से क्या मिलेगा भाई, बेरियम थायोसल्फेट। और इसके सॉल्युबिलिटी लॉजिक में हमने अभी ये सीखा कि भाई बेरियम थायोसल्फेट जो होता है ये व्हाइट पीपीटी बनाता है ना। तो एक में मिला मेरे को सॉल्युबल, दूसरे में क्या मिला भाई, व्हाइट पीपीटी। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेक्निक हो गया थायोसल्फेट का कि अगर भाई कैल्शियम डालेंगे और ये सॉल्युबल रहा, है ना, और अगर बेरियम डालेंगे और ये इनसॉल्युबल मिला, दैट मींस हम क्या बोलेंगे भाई, ये जो आयन था ना वो थायोसल्फेट ही था। नेक्स्ट है भाई टेस्ट विथ AgNO3। बिल्कुल सेम कंसेप्ट जैसा अपन ने सल्फाइट में देखा था SO3-2 में, वही लॉजिक मैं यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ कि इनिशियली हम क्या बोलेंगे, नो विजुअल आइडेंटिफिकेशन। नो विजुअल आइडेंटिफिकेशन दिखा इनिशियली, नो विजुअल आइडेंटिफिकेशन। अब क्यों ये नो विजुअल आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि अपना प्रोडक्ट जो था वो सॉल्युबल बनता है। इसके बाद आप क्या करते थे, एक्सेस ऑफ AgNO3 डालते थे, है ना। तो एक्सेस में रिएजेंट अगर डालोगे तो ये फिर व्हाइट पीपीटी बनाता था। अब इस व्हाइट पीपीटी में हम एक्सेस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट डालते थे, है ना। इसमें क्या करते थे भाई, एक्सेस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हम हाइपो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये टर्म भी आपने रिडॉक्स में बहुत बार यूज किया होगा, आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में। वही ये हाइपो है भाई, सोडियम थायोसल्फेट। तो जब भी अगर हम इस कंपाउंड का ना Ag2H2O3 जिसका व्हाइट पीपीटी मिल रहा था, इसमें अगर हम एक्सेस हाइपो सॉल्यूशन डालेंगे ना तो ये बनाता है भाई सॉल्युबल हो जाता है। ये कंपाउंड क्या बना भाई, सॉल्युबल मिल गया। बट अगर हम ये जो व्हाइट पीपीटी था इसका अगर बॉयल करने से एक्वस सस्पेंशन अगर ले रहे होंगे तो यहाँ से Ag2H मिलता है और Ag2H का पीपीटी जो था वो ब्लैक कलर का पीपीटी है। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है यहाँ पे भाई कि कहाँ पे भी, जैसे मान लीजिए कि आपने थायोसल्फेट लिया है ना, सल्फाइड में भी सेम टाइप का रिएक्शन था और थायोसल्फेट में भी सेम टाइप का रिएक्शन था। बट सल्फाइड आयन जो था ना भाई, वहां पे हमें इस पोजीशन पे बॉयल नहीं करना पड़ता था। एक्वस सस्पेंशन के लिए ना वो खुद ही भाई कन्वर्ट होने की टेंडेंसी शो करेगा। बट यहाँ पे अगर मेरे को इससे इसमें कन्वर्ट करना है ना तो अपने को बॉयल करना पड़ेगा। अगर आप बॉयल नहीं करोगे तो ये वाला रिएक्शन ये प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। मेरा वॉइस क्लियर है भाई, मेरा वॉइस क्लियर है। ये अगर बॉयल करोगे तो रिएक्शन होगा, ये वाला पार्ट मिलेगा। अगर बॉयल नहीं करेंगे वहां पे अगर नॉर्मल भी छोड़ देते थे सल्फाइड में तब भी ये रिएक्शन थोड़ा बहुत हो जाता है। ये टेस्ट विथ AgNO3। अब कुछ नोट में पॉइंट जो हमेशा याद रखने हैं। सॉल्युबिलिटी में Ag नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट जो हर जगह सॉल्युबल था, अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता था, बहुत बार देखे हैं, है ना। AgCN के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाता है, सॉल्युबल होता है। और हाइपो सॉल्यूशन के साथ भी ये कंपाउंड सॉल्युबल इन नेचर होता है। अब जो नोट है ना, नोट में थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा, है ना, कि भाई जितने भी थायोसल्फेट है ना वो हाइपो सॉल्यूशन में सॉल्युबल होंगे। ऑल थायोसल्फेट आर सॉल्युबल इन हाइपो सॉल्यूशन। कहीं पे कुछ भी कंफ्यूजन ही नहीं होगा आपको, है ना। कोई भी थायोसल्फेट अगर ले ले और सामने अगर Na2H2O3 दिया रहे, आप क्या बोलोगे भाई, सॉल्युबल बनेगा। जो सिल्वर थायोसल्फेट बन रहा था ना ऊपर वाले रिएक्शन में, ये भाई अनस्टेबल होता है। ये खुद को कन्वर्ट कर लेता है किसमें, डार्क कलर में कन्वर्ट कर लेगा, है ना, Ag2S में कन्वर्ट कर लेता है। अब ये दोनों स्पेसिफिक पॉइंट है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाले पार्ट से रिलेटेड है ये लॉजिक, है ना, आइडेंटिफिकेशन टेक्निक से। ये थोड़ा बहुत हिंट देगा क्वेश्चन में आपको कि भाई थायोसल्फेट पहचानने के लिए ये आयन कौन सा है।
तो लॉजिक हम ये बोलते हैं कि अगर सिल्वर का थायोसल्फेट लेंगे ना तो इसका यूज हम फोटोग्राफी में करते हैं, है ना, सॉरी फॉर्म्ड इन फोटोग्राफी में ये बन जाता है। और Na2H2O3 जो है ना ये फोटोग्राफी में अपन यूज करने वाले। तो ये दोनों लॉजिक भी थोड़ा सा अच्छा एक फंडा है, जिस फंडे को आपको थोड़ा सा रिलेट करना पड़ता है ना। एक को क्या बोलते हैं भाई, यूज होता है, दूसरा फॉर्म होता है। ये फॉर्म हुआ, ये यूज हुआ। नेक्स्ट भाई लेड नाइट्रेट। तो जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ था ना बिल्कुल सब कुछ सेम है भाई, यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं लेना है आपको रिएक्शन में। देखिएगा जो एज इट इज यहाँ पे था ना वही मैंने यहाँ लिखा, इनिशियली नो विजुअल आइडेंटिफिकेशन, फिर ये सॉल्युबल बनाता है, सॉल्युबल को हम पीपीटी में एक्सेस में डालेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सेस में Na2H2O3 डालोगे तो हाइपो बन जाएगा। अब अगर लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन देखोगे तो इनिशियली क्या बोलेंगे, नो विजुअल चेंज, कोई भी आइडेंटिफिकेशन वाला चेंज आपको नहीं दिखा। अब इसमें आपने क्या किया भाई, एक्सेस में डाला फिर से PbNO3 रिएजेंट, क्या मिला भाई, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसमें एक्सेस ऑफ Na2H2O3 डालोगे हाइपो सॉल्यूशन, क्या बनेगा भाई, सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्युबल कंपाउंड है ना, ये है सॉल्युबल। बट अगर यहाँ पे एक्वस सस्पेंशन करते हैं ना बॉयल करके तो फिर मेरे को क्या मिलता है, ब्लैक पीपीटी। वहां पे भी क्या मिला था भाई, ब्लैक पीपीटी, यहाँ पे भी क्या मिलेगा अपने को, ब्लैक पीपीटी। अब उस रिएक्शन और इस रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है समझना है। हमने ये लिखा था भाई कि सिल्वर का थायोसल्फेट जो होता है ना वो अनस्टेबल होता था, इसलिए वो डिसोसिएट हो जाता है किसमें, ब्लैक कलर के Ag2S में। बट यहाँ पे जो PbS है ना ये अनस्टेबल नहीं है, ये स्टेबल होता है। तो ये ब्रेक तभी होने की टेंडेंसी शो करेगा जब आप इसको बॉयल करोगे, है ना। अगर हम बॉयल नहीं करेंगे देन ये कंपाउंड स्टेबल है, इसी फॉर्म में रहने वाला है ना। थायोसल्फेट हमेशा F-2 का कन्वर्जन होता है हीट करने से। अगर थायोसल्फेट को किसी भी रिएक्शन में अगर आप हीट करोगे तो ऑलवेज हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, S-2 मिलने वाला है ना। अब ये प्रोडक्ट कैसे मिलता है इसके पीछे लॉजिक सीखना है। तो हर जगह भाई जो रिएक्शन हो रहा होगा ना वो इन्हीं मेटल के रीजन पे होता है, चाहे Ag+ लेंगे या Pb+ लेंगे या Bi+2 लेंगे या Hg+2 ले लेते हैं। और यहाँ पे फंडा अपन यूज करते हैं फेजान्स रूल का, है ना, कि कैटाइन पे अगर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड हाइयर दिख रहा है तो ये क्या करेगा, इस निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी शो करता है ना। और अगर ये निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किसने कर लिया होगा तो भाई ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, है ना। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलता है, एक तो सल्फाइड ये हमेशा निकलने वाला है S-2 के फॉर्म में, और जो रिमेनिंग बचा ये रिमेनिंग कंपाउंड H2SO4 के फॉर्म में चला जाता है। मेरा वॉइस क्लियर है, मेरा वॉइस क्लियर है, एक बार कंफर्म करिएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज टेस्ट विद मरकरी नाइट्रेट या बिस्मथ नाइट्रेट। यही फंडा देखो, यहाँ पे मरकरी भी है और बिस्मथ भी है, सेम लॉजिक लेके चलते हैं, है ना भाई। कि थायोसल्फेट का अगर रिएक्शन हम मरकरी नाइट्रेट के साथ करवाएंगे, पहले व्हाइट पीपीटी बना दोनों ही कंडीशन में, इन दोनों पीपीटी को अगर आप बॉयल करोगे, है ना, तो एक में ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, दूसरे में ब्राउनिश ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। सिल्वर सल्फाइड, जनरली जितने भी सल्फाइड थे वो ब्लैक कलर बनाते थे, है ना। बिस्मथ में भी हम ब्लैक की बात करें, ब्राउनिश ब्लैक हो गया। अब इन कंपाउंड में अगर एक्सेस ऑफ हाइपो डालोगे तो जितने भी हाइपो है ना भाई, सॉरी जितने भी थायोसल्फेट है ना वो हाइपो में सॉल्युबल होता है ना। तो कोई भी अगर व्हाइट पीपीटी रहे तो उसमें बोलते हैं कि अगर भाई हाइपो आपने ऐड किया है क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप ईच एंड एवरी केस में ये बोल सकते हो कि भाई हर जगह सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। मेरा वॉइस क्लियर है यहाँ, मेरा वॉइस ओके। साथियों यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है भाई? नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो थायोसल्फेट के रिडॉक्स का आपने कहाँ पे फंडा देखा है, ये भी आपने कहाँ पढ़ा होगा, रिडॉक्स रिएक्शन में, है ना, टाइट्रेशन वाले लॉजिक में। थायोसल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और जब भी अपन कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते थे तो ये टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और टेट्राथायोनेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 दिख रहा होगा आपको, है ना।
तो इन केस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे आपने आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ा होगा, आयोडोमेट्री सबसे ज्यादा वहां पे यूज करते थे। आयोडोमेट्री में ही आयोडीन की जगह कॉपर का भी यूज करते थे अपन, कॉपर का यूज करते हुए भी रिएक्शन करवाया था आपने, है ना, या फिर FeCl3, ये 3 ही यूज करते थे आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में। तो अगर मान लो कि मैं कहीं पे थायोसल्फेट का रिएक्शन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाता हूँ, तो प्रोडक्ट ऑलवेज क्या मिलेगा, टेट्राथायोनेट मिलने वाला। बट अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए ना, जैसे परमैंगनेट आ गया, डाइक्रोमेट आ गया, ब्रोमीन वाटर आ गया, क्लोरीन वाटर आ गया, इस केस में इस कंपाउंड का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है ना। एक जो S-2 वाला कंपाउंड था ना, वो कन्वर्ट होगा भाई 0 में, है ना, और -2 वाला ही कहाँ जा रहा है भाई, फिर से +6 में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा होगा। कोई दिक्कत है क्या? हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म करिएगा। ओके, तो ये लॉजिक जो है ना, ये थायोसल्फेट का मेन रिएक्शन है, जो सबसे डायरेक्ट जो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछने के चांसेस थोड़े से रहते हैं भाई। 1-2 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से कहाँ से बनाएगा ये पता नहीं है ना। तो सॉल्ट में जो भी मेरे को मेन पार्ट दिख रहा है ना, उसमें मैं 5 स्टार लगा दे रहा हूँ। तो आप लोग जब रिवीजन करेंगे ना इस नोट से, तो ओनली जो 5 स्टार वाले पॉइंट है आपको उसी को रीड करना है। बाकी आप PYQ सॉल्व करेंगे तो आपको इम्पोर्टेंस समझ जाएगा कि कहाँ पे 5 स्टार लगा है, इसका मीनिंग क्या है ना। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, सल्फर भी मिलेगा और सल्फेट भी मिलेगा। बट अगर हम माइल्ड लेके चलते हैं तो एक ही मिलेगा भाई, थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा होगा, है ना। H2O3 में प्लस का 2 था, ये टेट्राथायोनेट में प्लस का 2.5 हो गया। कोई दिक्कत है भाई यहाँ पे? अरिजीत भाई, इस रिएक्शन में कोई कंफ्यूजन? अब देखिएगा 1 by 1 इन्हीं रिड्यूसिंग एजेंट जो अपने लिखा था ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड वाला, एक एक करके रिएक्शन देख रहे हैं। तो पहला जो रिएजेंट था ना, I2 सॉल्यूशन था, आयोडीन वाटर, है ना, आयोडीन सॉल्यूशन। तो आयोडीन सॉल्यूशन का यूज हम आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में करते थे इन जनरली, है ना। अब आयोडीन क्या होता है भाई, नॉन पोलर, कोई भी चार्ज दिख नहीं रहा होगा, इस पे चार्ज दिख रहा है, ये पोलर है। तो पोलर और नॉन पोलर का रिएक्शन हम करवा नहीं पाते हैं। तो अपन करते क्या भाई कि I2 का रिएक्शन ना Ki के साथ करवा देते हैं। तो I2 अगर Ki के साथ रिएक्शन कर रहा होगा तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करके I3 बना लेता है ना। अब इसी I3 का रिएक्शन हमें आगे करवाना है। जब हम इस I3 वाला पार्ट जो था ना, Ki3 से हमने हीट किया इसको, तो ये I3 माइनस बना होगा, है ना। लॉजिक फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझना है कि थायोसल्फेट और I2 एक पोलर है, दूसरा नॉन पोलर है, दोनों आपस में रिएक्ट करने की टेंडेंसी शो नहीं करेगा। तो पहले हम इस I2 का रिएक्शन Ki के साथ करवा देते हैं। क्या बनाता भाई, Ki3। इस Ki3 को डिसोसिएट करते हैं अपन K+ और I3 माइनस में। इस I3 माइनस का कलर ब्लैक होता है, सॉरी ब्राउन होता है। अब जब इस I3 वाले कंपाउंड को ना H2O3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं ब्राउन कलर, तो ये तो पता है मेरे को कि थायोसल्फेट से थायोनेट ही बनेगा ऑलवेज। कोई भी थायोसल्फेट का रिएक्शन ले लीजिए, ऑलवेज क्या बनता है भाई, थायोनेट ही बनता था। और +2 से 2.5 जा रहा है, दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ भाई कि सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। सल्फर का इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन वाले पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो दूसरा जो एलिमेंट है ना, उसका क्या होना चाहिए भाई, रिडक्शन होना चाहिए था, है ना। तो हम एक दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन करवा दें, देखिएगा कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो I3 माइनस में ना हम क्या बोलेंगे भाई, ये I- तो I- में कन्वर्ट हुआ नहीं होगा। हमारे पास क्या है भाई, I3 को अपन ऐसे लिख देते हैं, I2 प्लस का I-। तो I- से I- चेंज करोगे तो कुछ भी चेंजेस देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं ना भाई, ये जो 2 I2 है ना, इस I2 को डिसोसिएट करते हैं I- के फॉर्म्स में, है ना। और देन हम इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराएंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि I2 जो 0 में था ना, वो -1 में गया होगा, है ना। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो I- रहेगा वो I2 में कन्वर्ट हो जाता है आगे टाइट्रेशन के पार्ट में। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और +2 वाले से 2.5, सॉरी +2 वाले से 2.5 में इसका ऑक्सीडेशन अपन ने करवाया है। तो दूसरे एलिमेंट का मेरे को रिडक्शन करवाना है। तो I2 ना I- में कन्वर्ट हो रहा होगा, 0 से -1, दैट इज ये रिडक्शन रिएक्शन है।
एक बार फिर से समझिएगा इस लॉजिक को, ध्यान से सुनना है कि आयोडीन वाटर के केस में क्या होता है। आयोडीन वाटर नॉन पोलर था, थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो हमने इस सॉल्यूशन का पोलर सॉल्वेंट बनाया। कैसे बनाते हैं, I2 का रिएक्शन KI के साथ करवा दिया, क्या बनेगा भाई KI3। KI3 को हम डिसोसिएट करते हैं, ये बनाता है K प्लस और I3 माइनस, ये पोलर कंपाउंड था, है ना। अब दोनों पोलर हो गए तो रिएक्शन कर लेंगे भाई। होता क्या है भाई, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज करते हैं। जो थायोनेट, जो थायोसल्फेट है वो ऑलवेज कन्वर्ट होगा किसमें, थायोनेट में कन्वर्ट होगा, है ना। और I3 माइनस किस में कन्वर्ट होता है, 3I माइनस में। इसमें किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है भाई, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि I3 माइनस ब्राउन कलर से कलरलेस में कन्वर्ट हो रहा है, डेट मीन्स हम क्या बोलेंगे भाई, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होगा। अगर नहीं होता देन हम क्या बोलते भाई, रिडॉक्स रिएक्शन का फंडा यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा होगा। अरिजीत भाई यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है आपका? अरिजीत नहीं। सेकेंड जो अपन ने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था वो था FeCl3 सॉल्यूशन, है ना, फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन। अब फेरिक क्लोराइड के लिए ना एक लॉजिक अपन कभी कभार क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ लेगा कि इसमें क्या होता है भाई, इसलिए ये दोनों रिएक्शन में कंपैरिजन करवा लेता है। तो FeCl3 में ना पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, देन रिडॉक्स होता है। CuSO4 में रिडॉक्स होता है, देन PPT का फॉर्मेशन होता है। अब ये रिएक्शन कैसे हो रहा है समझिएगा। तो Fe+3 जो है ना, Fe+3 ये थायोसल्फेट से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है ना, ये डार्क वायलेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, FeH2O3 का होल ट्वाइस माइनस। अब इस कॉम्प्लेक्स में हम Fe+3 पास कराते हैं फिर से, जो रिमेनिंग था। तो इनके कॉम्बिनेशन से ना जो प्रोडक्ट मिला अपने को वो Fe+2 मिला है, और साथ में सोडियम, सिंपल बोलेंगे थायोनेट का फॉर्मेशन हुआ S4O6-2 का। अब इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा अगर रीअरेंज करके लिखिए तो ये दोनों कैंसल आउट हो गया। Fe+3 का सॉल्यूशन कैसा था, येलो। Fe+2 कैसा कन्वर्ट हो गया भाई, ग्रीन, है ना। तो ये येलो कलर का अगर आयरन सॉल्ट ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस हम क्या बोलेंगे भाई कि उस कंपाउंड में थायोसल्फेट आयन प्रेजेंट था, है ना। अगर ये कलर चेंज नहीं दिखेगा तो थायोसल्फेट आयन नहीं दिखेगा अपने को। थर्ड है अपना कॉपर का कलर क्या होता है, क्या क्या नहीं, ये येलो सॉलिड है ना, इनिशियली जो रहेगा येलो कलर के सॉलिड में रहता है भाई। हेलो, और एक्वस FeCl3 का कलर, एक्वस FeCl3 में थोड़ा सा जैसे आप रिएक्टिविटी अलग अलग करोगे ना तो उसमें चेंज होता हुआ जाएगा कंपाउंड, ठीक है। हेलो, ठीक है सर। एक तो जैसे रस्ट आपने पढ़ा होगा ना तो उसमें रेडिश ब्राउन हो जाता है, आप वो पूछ रहे हो क्या? नहीं, हम सोचे कि FeCl3 का ग्रीन कलर होता है। एक्वस FeCl3 का कलर, यहाँ तो प्रोडक्ट तो एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन ही होना होगा ना भाई। देख, थायोसल्फेट में सल्फर +2 में था, ये थायोनेट में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो हमें रिडॉक्स करवाना है भाई, देखना। तो ये अगर +2 में है अरिजीत, ये +2 में है ना भाई, तो ये प्लस का 2.5 है। अब ये अगर 3 है तो ये 2 में ही होना चाहिए, यही रिएक्शन पॉसिबल है ना। और कुछ तो यहाँ पे रिएक्शन अपन करवा नहीं पाएंगे। क्लियर है ये? इससे पहले भी रिएक्शन में हमने Fe की ही बात की है ना। कुछ कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर। अब देखना, नेक्स्ट है भाई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ना पहले रिडॉक्स होता है, फिर PPT का फॉर्मेशन होता है। कॉपर +2 था, इसने थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट किया, +2 से +1, मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। हर जगह वही लॉजिक यूज कर रहे हैं अपन, है ना। ये +2 से 2.5 जा रहा है, एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होना है,
है ना। और इसके बाद हम इस +1 वाले के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं CuH2O3। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट मिला ना, ये प्रोडक्ट अपना दिखता है व्हाइट PPT, है ना। ये जो प्रोडक्ट बनाया होगा कॉपर सल्फेट, अपने स्टार्टिंग में ही सॉल्युबिलिटी के नीचे लिखा था कि जितने भी प्रेसिपिटेट बनेंगे ना थायोसल्फेट के, वो सबके सब व्हाइट रहते हैं। सॉल्यूशन है ये, सॉरी कंपाउंड बनेगा PPT, वो सबके सब हाइपो सॉल्यूशन में डिजॉल्व होते हैं, है ना। तो ये एक थोड़ा सा स्पेसिफिक वाला रिएक्शन है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा। कभी अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन आपसे को यहाँ से पूछना होगा ना सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में, तो वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई कॉपर थायोसल्फेट का रिएक्शन अगर हम हाइपो सॉल्यूशन के साथ करवा दे तो कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, है ना। हमारा प्रोडक्ट बनता है Cu6H2O3 का होल 5, ऊपर में चार्ज दिखेगा -4, है ना। मतलब कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में भाई, +1। तो थोड़ा सा जब भी अगर कॉम्प्लेक्स अगर बना के देना, 4 ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो आपको आइडेंटिफाई करना आसान रहेगा। आप ये ढूंढोगे कि किसमें कॉपर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और अगर 2 कंपाउंड अगर कहीं गिवन रहा तो थोड़ा सा ऐसा फंडा याद रखना कि पहले लार्जर नंबर आता है, लास्ट में लोअर नंबर लिखा रहेगा, 6 और 5 का कॉम्बिनेशन। मेरा वॉइस क्लियर है? मेरा वॉइस क्लियर है भाई? एक बार कंफर्म। तो ये अपन ने देखा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फंडा। अब अपन यहाँ पे चलते हैं भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कंसेप्ट में। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन जब भी अपन थायोसल्फेट का करवाएंगे ना, तो ऑलवेज रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में लेके चलते हैं, है ना। एसिडिक मीडियम में ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये एक्ट करेगा। तो भाई Mn+7 है, N फैक्टर क्या होता है 5, किसमें कन्वर्ट होगा, +2 में कन्वर्ट होगा। क्रोमियम +6 से किसमें कन्वर्ट होता है, +3 में कन्वर्ट होता है ना। ब्रोमीन वाटर यहाँ पे भाई ये 0 वाले लॉजिक में था, है ना। 0 से कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा, तभी डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, है ना। क्लोरीन वाटर 0 से कहाँ जा रहा होगा भाई, माइनस में जा रहा होगा। तो ये सबके सब है ना वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कैटेगरी में रहते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि भाई ये जो H+ अपन यूज करते हैं ना, वो H2SO4 यूज करते हैं। मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ कि ये जो H+ यूज होता है इन रिएक्शन में, वो H2SO4 यूज करते हैं, HCl का यूज यहाँ पे नहीं करते, है ना। ये H2SO4 यूज होता है, HCl यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, लॉजिक सीखना है भाई। सामने वाला अगर अपना कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और HCl में क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिख रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो थायोसल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था, है ना। ये इन बिटवीन अपने लोएस्ट पे नहीं दिख रहा होगा आपको। तो ये भाई बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो HCl क्या करेगा, MnO4- को रिड्यूस कर देगा, है ना। तो इस लॉजिक के रीजन से हम क्या बोलते हैं कि जब भी हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फंडा यूज करेंगे ना थायोसल्फेट के आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो जो भी अपन एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो एसिड जो लेके चलते हैं ना भाई, वो एसिड हम डाइल्यूट HCl कभी भी प्रीफर नहीं करते हैं। क्यों प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि डाइल्यूट HCl इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये MnO4- के साथ रिएक्ट कर लेगा, फिर थायोसल्फेट पे कोई एक्शन होता हुआ नहीं दिखेगा आपको। मेरा वॉइस क्लियर है? मेरा वॉइस क्लियर है? क्लियर है। ये लॉजिक सबको समझ में आया? ये लॉजिक सबको समझ में आया? मैं लिख दे रहा हूँ और थोड़ा सा डिटेल में, है ना। इट विल ऑक्सीडाइज, या ऐसे लिख लो, इट विल रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो थायोसल्फेट में कोई एक्शन अगर नहीं दिखेगा तो आप क्या बोलोगे, कुछ प्रोडक्ट अपना आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे अपन। दूसरा पॉइंट यहाँ पे अपन जो डिस्कस करते हैं कि जो क्लोरीन वाटर होता है ना, ये है अपना क्लोरीन वाटर। तो क्लोरीन वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले भी अपन ने देखा। ये भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और इसी के साथ एक और टर्म लिखते हैं, ये स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट भी होता है, स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है ना। अब ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह कैसे एक्ट करता है, लॉजिक समझना है। अगर मेरे को कहीं पे क्लोरीन वाटर का फंडा लेके चलना है, जैसे मान लो कि ये Cl2 और H2O है, तो ये दोनों कंपाउंड ना आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या बनाता है, HCl और नेसेंट ऑक्सीजन। ये है नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है ना भाई, यही ब्लीचिंग एक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना। ये जो ब्लीचिंग एक्शन होता है ना किसी भी कंपाउंड का, वो ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन ही होता है। तो आप कहीं पे क्वेश्चन में दिखेगा आपको कि भाई जैसे ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग एक्शन क्यों शो करता है, वहां पे भी हम क्या बोलेंगे भाई, नेसेंट ऑक्सीजन ही रिलीज हो रहा था, जिसके रीजन से ये ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। मेरा वॉइस क्लियर है ना भाई? मेरा वॉइस क्लियर है? एंड एक और पॉइंट इसी में देखते हैं, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन वाटर, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन वाटर is permanent due to oxidation, due to oxidation। तो ये सेकेंड पॉइंट है अपना, है ना, कि क्लोरीन वाटर इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और साथ ही साथ इसको बोलते हैं भाई स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी ट्रीट करते हैं। ब्लीचिंग एक्शन क्यों शो करता है, ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन, है ना। अब नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा भाई, जैसे मान लो कि ब्लीचिंग का फंडा कहाँ पे यूज करते हैं अपन, किसी भी चीज को क्लीन वगैरह करने के लिए या कलर को डिकलराइज करने के लिए, तो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा भाई, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडेशन को और आगे इनहेंस कर देगा या सपोर्ट कर रहा होगा। बट अगर मान लो कि कहीं पे अगर ड्यू टू रिडक्शन अगर कहीं पे ब्लीचिंग एक्शन होता है ना, इस केस में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है ना उस ब्लीचिंग एक्शन को प्रिवेंट करता है। तो दो टाइप के ब्लीचिंग एक्शन की अपन बात करते हैं ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पहला तो दिखेगा ये क्लोरीन वाटर का ब्लीचिंग का फंडा, है ना। क्यों हो रहा है ब्लीचिंग, इसके पीछे मैंने लॉजिक आपको ये एक्सप्लेन किया कि ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन ये ब्लीचिंग एक्शन शो कर रहा था, है ना। और नेसेंट ऑक्सीजन जो है ना भाई, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे अपन ने नेसेंट हाइड्रोजन को क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सेम नेसेंट ऑक्सीजन को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये भाई कोई भी कंपाउंड अगर दिखेगा ना उसका ऑक्सीडेशन कर देता है ना। तो ऑक्सीडेशन के रीजन से हम क्या बोलेंगे भाई कि ये कभी परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन शो करेगा। हर जगह कोई भी अगर किसी भी पार्ट को डिकलराइज अपने को करना है तो वहां पे हम क्लोरीन वाटर का यूज कर लेते हैं। मेरा वॉइस क्लियर है? मेरा वॉइस क्लियर है? ओके। इसी में नोट में तीसरा पॉइंट अपने को लिखना है कि जहां अपने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का फंडा लिया था ना कि SO2H2O, है ना, इसको बोलते हैं SO2 वाटर या सल्फर डाइऑक्साइड वाटर। ये वाला जो होता है ना इसको बोलते हैं अपन माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट। यही प्रिंसिपल है जो ऊपर वाला लिखा है, उसका अपोजिट फंडा यहाँ पे यूज होता है। ये माइल्ड ब्लीचिंग, ये परमानेंट नहीं होता, ये है माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट। अब ये माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट क्यों है, प्रोडक्ट क्या मिलता है अपने को, H2SO4 और H मिलता है यहाँ पे, नेसेंट हाइड्रोजन। एंड नेसेंट हाइड्रोजन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगर मान लो कि कहीं पे आपने किसी भी चीज को ब्लीच किया है और रिड्यूसिंग एजेंट का यूज किया होगा, तो जब ये एटमॉस्फेरिक एयर के साथ कांटेक्ट में आएगा, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है ना वो क्या करेगा, इसके ब्लीचिंग एक्शन को थोड़ा सा स्लो कर देगा, है ना। तो अगर हम माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट के लिए बात करें ना, तो माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है ना ये परमानेंट नहीं होता है। मेरा वॉइस क्लियर है भाई? हेलो, क्या बोलते भाई, ब्लीचिंग एक्शन इज नॉट परमानेंट, इज नॉट परमानेंट, है ना।
तो कहीं पे अगर मान लो कि कुछ फेडेड वाला अगर करना है ना, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे अभी इंडस्ट्रियल में ना थोड़ा सा हम डिकलर करके यूज कर रहे हैं बहुत सारे, है ना। तो वहां पे अपन जो यूज करते हैं ना वो माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट का फंडा यूज करते हैं। और जो फंडा अपन ऊपर वाला लेके चल रहे हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग वाला था, उसको परमानेंट ब्लीच बोल देते हैं। एक परमानेंट ब्लीच है, दूसरा क्या है भाई, माइल्ड ब्लीच है। अब एक और नोट का पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, देन ये टॉपिक अपना ये वाला कंसेप्ट कंप्लीट होता है। जो हाइपो सॉल्यूशन था ना भाई, हाइपो सॉल्यूशन मतलब सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, इस सॉल्यूशन का ना एक और नेम होता है, इसको बोलते हैं अपन एंटी क्लोर। एंटी क्लोर क्यों बोलते हैं एंटी क्लोर, इसका लॉजिक समझना। तो भाई अपन जो भी रिएक्शन करवा रहे हैं ना, ये थायोसल्फेट पे ही रिएक्शन करवा रहे हैं, है ना। तो जिस समय आपने ये रिएक्शन किया होगा ना, उस रिएक्शन में अगर मान लो क्लोरीन वाटर डाला और आपने इसमें हाइपो डाल दिया, आपने क्लोरीन वाटर डाला और हाइपो डाल दिया, तो हाइपो सॉल्यूशन का काम क्या है भाई, थायोसल्फेट सॉल्यूशन को प्रिवेंट करना फ्रॉम क्लोरीन वाटर, है ना। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एंटी। एंटी का मतलब जो अपोज कर रहा है। किसको अपोज कर रहा है भाई, ऑक्सीडेशन को अपोज कर रहा है ना। किसके ऑक्सीडेशन को अपोज कर रहा है, क्लोरीन के ऑक्सीडेशन से अपोज कर रहा है। इसलिए हम हाइपो सॉल्यूशन का एक अदर नेम क्या यूज करते हैं, एंटी क्लोर भी यूज करते हैं। कोई कंफ्यूजन है भाई इस नेमिंग के पीछे? मेरा वॉइस क्लियर है? मेरा वॉइस क्लियर है भाई? एक बार बोल दिया हाँ या ना। ये समझ में आया कि एंटी क्लोर क्यों बोलते हैं? हेलो, कि कहीं पे भी अगर एक्सेस अमाउंट में क्लोरीन कहीं दिख जाए, है ना, एक्सेस अमाउंट में क्लोरीन को यूज करने के लिए, या कहीं पे भी किसी भी चीज को के ऑक्सीडेशन से अगर मेरे को प्रिवेंट करना है नेसेंट ऑक्सीजन से, तो हम वहां पे क्या ऐड कर देते हैं भाई, थायोसल्फेट ऐड कर देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है ना, एक बार कंफर्म करना। तो एंटी क्लोर के पीछे लॉजिक हम ये बोलते हैं भाई कि ये एक्सेस ऑफ Cl2 को ना क्या करता है, रिमूव कर देता है ना। ऐसे लिख दे रहा हूं कि यूज्ड टू रिमूव एक्सेस ऑफ क्लोरीन वाटर। क्लियर है ये पॉइंट? इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों का भाई? इसमें कोई कंफ्यूजन है? एक लास्ट रिएक्शन अपन पढ़ लेते हैं इसका। मेरा वॉइस क्लियर है ना? 1 मिनट का टाइम और मैं ले रहा हूं आपका, है ना। ये लास्ट रिएक्शन है, टेस्ट विद KC। आगे का जो भी रिएक्शन है ना, अपन थर्सडे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, है ना। तो KCN में क्या होता है ना, कि जब भी अगर आप कोई भी थायोसल्फेट का सॉल्यूशन लिया है और इसका रिएक्शन मैं CN- के साथ करवा दे रहा हूँ, कंडीशन लेके चलते हैं अपन, है ना, कि अल्कलाइन सॉल्यूशन रहना चाहिए, है ना। अल्कलाइन सॉल्यूशन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं, तो प्रोडक्ट मेरा क्या बनता है, थायोसाइनेट बन जाता है, और साथ में SO3-2 सल्फाइड रिलीज हो जाता है, सल्फाइड, है ना। अब ये टेस्ट आप तभी करवा पाओगे, है ना, जब इस मिक्सचर में ना थायोसाइनेट एब्सेंट रहे। ये टेस्ट हम तभी करवा पाते हैं, है ना, जब लॉजिक हम ये बोलते हैं भाई कि SCN- पहले से एब्सेंट रहे, है ना। अगर SCN- पहले से प्रेजेंट रहा ना, तो वो क्या करेगा, इस टेस्ट को इंटरफेयर कर देगा। अब होता क्या है, हमने ये रिएक्शन पहले भी ईथर के प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा था, अगर आपको याद हो तो सेम रिएक्शन था कि थायोसाइनेट का रिएक्शन अगर हम FeCl3 के साथ अगर करवा देते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है ना, कॉम्प्लेक्स मिलता है, वो भाई ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है। ईथर के केस में हमने सेम यही रिएक्शन देखा है ना। इसको बोलते हैं भाई ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन मिल गया।
तो ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन ये आइडेंटिफाई करता है कि भाई जो अपना आयन था ना वो थायोसल्फेट आयन था। अब एक और टेस्टिंग की बात करते हैं। अगर मान लो कि ये मेरा रेड कलर का सॉल्यूशन जो बना होगा ना, इसमें हम डिफरेंट आयंस प्लेस करने से ना उसको डिक्लोराइज करके भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो अगर मान लो कि आपने इसमें F- अगर डाल दिया होगा तो F- के केस में ये प्रोडक्ट बनाता है अपना Fe(F6-3), ये हो जाता है भाई कलरलेस। अगर आप यहाँ पे Hg+2 डालोगे तो क्या बनाएगा भाई, मरकरी का थायोसाइनेट, है ना। ये भी, इसका सॉल्यूशन भी कलरलेस था, है ना। और यहाँ पे अगर मान लो कि मैं ऑक्जेलिक एसिड कर देता हूँ H2C2O4, है ना, ये क्या बना लेगा भाई, ऑक्जिलेट का फॉर्मेशन कर लेता है ना। और इसमें भी हमें कुछ कलर वगैरह नहीं दिखता है। तो अगर मान लो कि ये 3 कलर को डिकलराइज करने वाला कुछ दिख गया ना, तो आप क्या बोलोगे भाई कि हमारा जो एनाइन था ना इनिशियली वो थायोसल्फेट अपन ने लिया था। और अगर डिकलराइज नहीं हुआ है दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे भाई कि अपना सॉल्यूशन जो था वो थायोसल्फेट नहीं है। मेरा वॉइस क्लियर है? मेरा वॉइस क्लियर है ना भाई? एक बार कंफर्म करना। तो मैं ये इसके आगे का पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा, है ना, कल भेज दूंगा, कल मॉर्निंग टाइम में आपको कंप्लीट जो भी एनाइनिक रेडिकल है ना, एनाइनिक रेडिकल का 1-2 बच गया अपना, जैसे बच गया एसीटेट बच गया है ना भाई, फिर नाइट्राइट बचा और नाइट्रेट बच गया, 3 बचे हुए हैं। तो उन तीनों को एक बार मैं लिख के भेज दूंगा, आप थोड़ा सा रीड करिएगा। थर्सडे की क्लास को अपन ये खत्म कर लेंगे एंड आफ्टर दैट हम केटाइनिक पार्ट का रिएक्शन करेंगे कि केटाइन की में क्या क्या फंडा यूज करते हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सैटरडे को ना अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, है ना। थर्सडे को खत्म नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत बच जाएगा भाई अपना। तो सैटरडे को हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे और सैटरडे के क्लास में अपन सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई, मेरा वॉइस क्लियर है ना? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। मैं मीटिंग को एंड करता हूँ। ओके, ये वाला पीडीएफ अभी चाहिए या अपडेटेड कल ही भेज दूं, या इतना मैं अभी भेज दूं आपको? ओके, अपडेटेड में भेज दूंगा, ठीक है, ओके।